मैं हाजिर हूं और आप देख रहे हैं जीएस का रामबाण 2.0 बैच का पहला वीडियो। और ये एज ए डेमो हमने यूट्यूब पे रखा है ताकि आप लोग इसको देख पाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर कैसे सेशन होने वाले हैं। तो आइए आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे होने वाले हैं। एंड बिलीव मी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक सेकंड दिखाता भी हूं, अगर आप 2 मिनट वेट कीजिए। ये देखिए कि मैंने क्या क्या कवर कर रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जितनी भी ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो भी किताबें आप सोच सकते हैं, ये जितनी भी किताब है ना, चाहे आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, ये सब किताबें मैंने एनालाइज कर ली हैं और पूरा का पूरा देख लिया है। सिर्फ एक एग्जाम या 2 एग्जाम नहीं देखा है, सारे के सारे एग्जाम को देख के मैंने देख लिया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे करवानी चाहिए। तो वो सारी हम इस बैच के अंदर कवर करने वाले हैं। आप में से जितने भी लोग हैं फटाफट से लाइव आ जाइए। आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी उनको मैं बाद में रिप्लाई करूंगा। तुरंत से आप मत बोलना कि सर पहले मेरी क्वेरी सुन लो। तो सारी बातें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप शायद जानना चाह रहे होंगे कि कैसे हम अगली प्लानिंग रखेंगे, क्या पीडीएफ्स होंगी, कैसे उनको एक्सेस करना है, वो सब चीजें मैं अभी ही बता दूंगा, क्लास के शुरू में ही बता दूंगा। ठीक है भाई। और बहुत सारी आपकी अलग बच्चे हैं, जैसे कि मान लो कि किसी ने पहले बैच ले रखा था, तो उसको अब कैसे एनरोलमेंट मिलेगा, सब चीजें 2 मिनट रुक जाइए, मैं बता दूंगा। इसके अंदर देखिए कि बहुत सारा डेप्थ में हम चीजें कवर करने वाले हैं और मुझे इतना श्योर है कि जो चीजें मैं करवाऊंगा डायरेक्टली, मुझे लगता है मैक्सिमम चीजें तो एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और डायरेक्टली जब देखेंगे, टक टक देखेंगे ना क्वेश्चन, टक 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 ऐसे आपका हाथ चलेगा और तभी मजा आता है जीएस के क्वेश्चन में। अगर कोई बच्चा 3-4 मिनट में जीएस करके निकल जाए फटाफट से और वो भी सही क्वेश्चन कर दे, तो कितना मजेदार चीज हो जाएगी। और कोशिश करेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेशन की चीजें भी सीखें। तो आज के सेशन के जो पूरा का पूरा पेड़ निचोड़ है वो स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत जनता लाइव आ गई है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को भगवान का नाम लेके। आप देखिए कि इसके सेशन के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने रखा है ये। और हिंदी इंग्लिश के अंदर ये जितना भी आपको क्वांटिटी दिख रही है, ये सारी की सारी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। क्या चीज? एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है। तो अभी जो आज का सेशन है वो प्री हिस्ट्री पीरियड जो होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको यूजुअली स्टोन एज भी बोल दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग है। और उसके बाद फिर इंडस वैली, अराइवल ऑफ आर्यंस, मतलब ऐसे पूरे ये जो चैप्टर हैं सारे के सारे चलते रहेंगे। तो ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, जिसको करना हो वो कर सकता है। बाइलिंगुअल कंटेंट हमारा रहने वाला है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे सेशन में मैं कुछ चीजें आपको ब्रीफ आउट कर देता हूं कि आपको कैसे अप्रोच करनी है। जैसे मान लीजिए कि आज की वीडियो आप लोगों ने देख ली, ठीक है। जैसे ही आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक, ये सब चीजें जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद मान लीजिए कि ये वाला टॉपिक आपने कंप्लीट किया, तो आपका अगला जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए, ये मैंने देखो अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर दिए, ये जीएस 1.1 के अंदर कर रखे हैं। ठीक है। अभी मैं बता देता हूं क्या डिफरेंस है दोनों में, सब चीजें बताऊंगा। बस 2 मिनट सुन लीजिए कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, कैसे हम चीजों को करने वाले हैं। उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे ही मेरा ये टॉपिक की वीडियो मैंने पूरी कर ली, अब आपको क्या करना है, यहां ये पीडीएफ सेक्शन दिख रहा है, इस पीडीएफ सेक्शन में और इस एमसीक्यू सेक्शन में आपको जाकर चेक करना है। यहां पे हमने क्या कर रखा है, पीवाईक्यूज डाल रखे हैं, सारे के सारे अपडेटेड हैं। ठीक है भाई। वो आपको लगा लेने हैं, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन तुरंत तुरंत आपके हो जाएंगे। इसके अलावा आपको दूसरा काम क्या करना है, मिनी मॉक्स हमने दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे स्टोन एज है तो आप स्टोन एज लगा लो, यहाँ पे इंडस वैली है तो ये लगा लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। केवल आप हार्डली 4 या 5 मिनट के अंदर इन मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं एकदम, क्योंकि जीके को टाइम नहीं लगता है भाई अटेम्प्ट करने में, चलते फिरते भी कर सकते हैं, पर इससे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, है ना। और बार बार इनको करना है आपको। तो ये 2 काम कर लिए, है ना। ये एक सर्कल की तरह है। जैसे ही आपका पहला आपने वीडियो देखी, दूसरा आपने एमसीक्यू किया, तीसरा आपने ये मॉक किया, उसके बाद अगर कोई डाउट आ रहा है तो वापस से वीडियो को देख सकते हैं या वीडियो के नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप पूरे अप्रोच को आप रखेंगे। अब इसके अंदर जो है आपको मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूं, कई लोगों को समझ नहीं आ रही है कि जीएस 1.0 क्या है और 2.0 क्या है, वो बता रहा हूं। जब आप बैच को ले लेंगे तो आपको एक थंबनेल सा दिखाई देगा, ऐसे वाला, ये दिख रहा है आपको, ये थंबनेल आपको दिखाई देगा। जब इसको मैं खोलता हूं, ठीक है, जब इसको खोलता हूं तो यहां पे जब मैं जाऊंगा व्यू कोर्स में, तो व्यू कोर्स में जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। दिख रहा है आपको, ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है। यहां पे अभी जो है हमने हिस्ट्री ही डाली है, हिस्ट्री का फर्स्ट सेशन डाला है, जो अभी आप लाइव देख रहे हैं, इसी को रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने यहां पे डाला है जैसे। ठीक है भाई। जब इसको खोलेंगे तो ये आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी लाइव में और ज्यादा इंटरेक्टिविटी के साथ हम करेंगे और ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि अगर आपको वीओडी चेक करना है, जिनको समझ नहीं आ रही है भाई, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी शिफ्ट करवा दिया है जीएस 2.0 में, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी ऐप का लॉग आउट करना है और फिर से लॉग इन करना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप 2.0 के अंदर हो गए हैं शिफ्ट। माई कोर्स में जाके देख लेंगे। ठीक है। अब यहां पे देखिए कि एक ही क्लास है, तो अब रेगुलर में जैसे जैसे क्लासेस आती रहेंगी, हर हफ्ते मैं यहां पे डालता रहूंगा बहुत सारा कंटेंट, तो वो नया कंटेंट यहां पे आता रहेगा। ये हो गया आपका जीएस
2.0 जो कि यहाँ रिकॉर्डेड में दिखेगा। ठीक है, अब जो आपका 1.0 कहाँ दिखेगा, आप यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये बार जो है ऊपर, इसको स्क्रॉल करो, यूं दिख रहा है, ये स्क्रॉल करो। जब आप स्क्रॉल करोगे तो आखिरी में VOD1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, ये रहा VOD1। ठीक है, यहाँ जाएंगे तो आपको ये जो दिख रहा है ये है GS 1.0। यहाँ पे ऑलरेडी हमने, जैसे हिस्ट्री का सेक्शन है, इसमें लेटेस्ट जो हमारा प्रीवियस बैच है वो तो सारा है ही है, लेकिन यहाँ पे हमने MCQs, क्लास नोट सब डाल रखे हैं। अब वो जो है आपको यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पे आके। ठीक है, जिसको भी PDFs वगैरह चाहिए वो यहाँ पे आके कर लेना, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो डालूंगा, फिर उसके बाद जैसे ही मेरी एंशिएंट खत्म होगी यहाँ पे, उसके नए क्लास नोट्स जो होते हैं ना, ये पिक्चर्स वाले जो हैं, ये पिक्चर्स वाले मैं अपडेट कर दूंगा हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन उसमें आप ये मत बोलना कि हर क्लास को अपडेट करो, तो फिर तो ऐसे एक ही चैप्टर के 200 PDFs बन जाएंगे, फिर आपको भी समझ नहीं आएगा, मुझे भी समझ नहीं आएगा, फिर वो बहुत तामझाम खिंड जाएगा। तो एक बार पूरा हो जाने दीजिए एंशिएंट, बहुत जल्दी, हफ्ते भर में तो मैं खत्म ही करा दूंगा। तो उसके बाद आपको पूरी PPT जो है ना, ये प्रेजेंटेशन वाली, ये सारी मिल जाएगी, ताकि आप अपने हिसाब से इसको पढ़ पाएं और कहानियों के तरीके से याद कर पाएं। ठीक है भाई, ये बता दिया। अब जो स्टूडेंट्स पिछले 6 महीने में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, इन सबको हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। हमने बैक एंड से टेक्निकल टीम से बात की कि भैया ये पिछले 6 महीने के इतने सारे स्टूडेंट हैं, इनको ऐड कर दिया जाए। क्योंकि टेक्निकली क्या है कि यूजुअली हम ऐसा कभी भी नहीं करते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसे शिफ्ट कर दें। वो क्या रहता है कि जिसने फुल ऐप सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसको हमने पहले ही बोल रखा होता है कि अगर आपने फुल ऐप ले रखा है तो आपको जितने भी अपकमिंग नए बैच आएंगे ना, वो भी इंक्लूड रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता है कि नया बैच आया और मैंने पुराने वालों को उठा के इसमें डाल दिया। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे को बोला, तो मैंने पिछले 6 मंथ के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे, मैं चाहता तो नहीं भी करता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि इससे पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों ने पिछले वाले बैच के लिए एनरोल कर रखा था, जो हमारा प्रॉमिस था वो हमने पूरा कर रखा है उस बैच के अंदर, और उसमें से पिछली बार 18 सवाल आए हैं उस बैच के अंदर। ठीक है, अब जो इस साल के लिए बैच है वो तो वैसे भी हमने जनवरी के आसपास से ही हमने पूरा का पूरा लॉन्च किया था, और इसीलिए मैंने वही कोशिश किया कि पिछले 6 महीने में जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनको मैं यहाँ पे पूरा का पूरा शिफ्ट कर दूं। तो वो मैंने करवा दिया है बैकएंड से, आप एक बार चेक कर लीजिए, बार बार इस चीज के लिए कॉल्स मत करिएगा। तो हमें भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे पास हजारों कॉल्स और हजारों SMS आ गए। अगर मैं अभी दिखाऊं तो आप डर जाएंगे देख के कि भैया ये इतने सारे SMS कहां से आ गए। ये देखो, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना इस बात का, ये देखिए, जस्ट मैंने अभी WhatsApp खोला, ये देखिए, दिख रहा है, मैं रीड भी नहीं कर पा रहा हूं, इतने सारे मैसेजेस हैं, कोई कोई बीच में रीड किया। और ये एक फोन का हाल है, सब फोन्स में यही सेम चल रहा है। ठीक है दोस्त, तो प्लीज इतना कोऑपरेट आप कीजिए, मैंने अपने एंड से कर दिया है। अब अगला स्टेप, एक और चीज आप लोग को करनी है, जो डेली टारगेट्स आपको मिलने वाले हैं वो 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 1 जुलाई से। वीडियोस तो मैं डालना अभी शुरू कर रहा हूं, इसलिए ऐसा है कि मैं 3-4 सेशन ले तो लूं, उसके बाद तो टारगेट स्टार्ट करेंगे, इसलिए 1 जुलाई से टारगेट्स जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन आप पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। और उसके लिए आप क्या कीजिए, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है एक हमारा, वो कहाँ मिलेगा, ये दिख रहा है ऊपर, ये टेलीग्राम के ऊपर जाएंगे तो आपको हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है वो दिख जाएगा, वहां जाके आप एनरोल कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है सिर्फ उनके लिए ये, तो उनका काम हो जाएगा। ये एक काम आप करके रखिएगा, ठीक है भाई। और बाकी तो जो MCQ वाला बैच है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव आने वाला है, वो 30 जून से हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक संडे पड़ रहा है 30 जून को, तो 30 जून को आप रेडी रहिएगा, ठीक है। वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। और यहाँ पे ये सारे का सारा हमने कवर कर रखा है, और 2.0 का यहाँ आता रहेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जितने भी लोगों, अब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, पहले हिंदी में रहेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी में भी रहेगा। अब मेरे को थोड़ी देर पढ़ा लेने दीजिए, मैंने ओरिएंटेशन आपकी कंप्लीट कर दी है कि हम किस तरीके से अप्रोच करने वाली चीज़ों को, वो सब मैंने बता दिया है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आखिर में जाके आपके सारे के सारे कमेंट्स लूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज है, जिस भी बच्चे की जो भी दिक्कतें हैं, आखिरी में लेंगे। अभी जो है प्लीज थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, है ना। ये लाइव सेशन इस चीज के लिए नहीं है कि मैं प्रॉब्लम सोल्व करूं, ये लाइव सेशन है एज ए डेमो, जिसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊं और आपको चीजें समझ में भी आए। और यहाँ क्लास के अंदर खड़े होकर मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगा, और बहुत सारी हम MCQs भी कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर है। तो मैं आपको एकदम लिंक करके बताता रहूंगा कि देखिए ये चीजें मैंने इंक्लूड कर रखी है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी भी हुई है, तो उससे और आसानी होगी। एकदम गेमिफाई तरीके से हम करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उत्तर देंगे, और मजा भी आएगा, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ। एंड में आपके सबके क्वेरीज लूंगा। आप देखिए कि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का फादर कौन है, क्योंकि अक्सर पेपर में क्या होता है कि ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि हिस्ट्री का फादर बताइए कि कौन है। अब बताओ, ये वैसे तो यह हंसी की बात है कि हिस्ट्री का फादर कौन है, किसी को किसी के बाप का नहीं पता, यहाँ पे हिस्ट्री की बात चल रही है। तो एनीवेज, आपको अगर सवाल आए तो आप हेरोडोटस का नाम लेंगे। ये व्यक्ति दिख रहा है यहाँ पे,
है ना, ये बुत सा दिख रहा है, ये है हेरोडोटस। अब इसने एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ हेरोडोटस, यहाँ कई बार हम उस बुक को हिस्टोरिका भी बोल देते हैं, तो ये किताब के बारे में भी पूछ सकता है। और इसने एक्चुअली में क्या किया था, ये ग्रीक है, ठीक है, तो ग्रीस से है, और इन्होंने क्या किया कि ग्रीक्स का और पर्शियंस का कुछ उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इसने उन पूरे लोगों के बारे में उस किताब के अंदर लिखा। हालांकि इसको फादर ऑफ हिस्ट्री की जगह फादर ऑफ लाइज भी कई लोग बोलते हैं, क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर ब्लेम लगाया कि भैया ये तो पक्षपाती तरीके से इसने किताब में ये लिखा वो लिखा। एनीवेज उस चीज में तो हमें घुसना नहीं है कि इसने किसके बारे में क्या लिखा, बट मुद्दे की बात है कि ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत सारी चीजें बुक के अंदर रिकॉर्ड की, इसलिए इसको फादर ऑफ हिस्ट्री बोल दिया जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई बड़ा कारनामा इसने नहीं कर दिया कि इसको फादर ऑफ हिस्ट्री बोल दिया जाए, ठीक है भाई। और उसमें भी इसने बहुत सारे तोड़ मरोड़ के फैक्ट्स को डाला है। एनीवेज अब यहां पे देखिए, एक लगभग 2 से 3 साल पहले मेरे को जहां तक लग रहा है, एक पेपर के अंदर ना एसएससी सीजीएल के अंदर ही क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर अर्थ के बारे में पूछ रखा था कि अर्थ कितनी पुरानी है। तो आप देखिए कि ये देखिए हमारे कंटेंट का पहला ही सवाल है, और ये मैंने पहले भी डाल रखा है, ऐसा नहीं कि मैंने आज डाला है, ये पहले भी डाल रखा है। ये 4.54 बिलियन ईयर्स बैक जो है अर्थ जो है हमने डिसाइड किया, हमारे साइंटिस्ट ने, कि बनी है। अब कैसे डिसाइड किया है, देखो यूजुअली तो क्या होता है कि कोई चीज अगर धरती में दफन है तो उसको हम निकालते हैं, और अगर वो कार्बन कंटेंट उसके अंदर है तो हम कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्थ की एज को पता लगाने के लिए हमने, जो अर्थ के ऊपर यूरेनियम है कई सालों से दबा हुआ, हमने यूरेनियम के हिसाब से पता, तो उसको बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग, ठीक है भाई। और हार्ड मेटल है कि यूरेनियम, और यहां से फिर हमें अर्थ की एज का एक अंदाजा लगा, जो कि साइंटिस्ट ने बताया हमें। तो ये हिंदी में भी मैंने पूरा का पूरा लिखा हुआ, आपको कोई समस्या हिंदी वालों को बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं आने वाली है। इसके बाद अगर हम बोलें कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कब हुआ, तो आप बोलेंगे 3.5 बिलियन साल पहले ऐसा हुआ है। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ लाइफ की बात की, और कमाल की बात है कि अगर आप बायो के थोड़े डेप्थ में घुसेंगे, लोग तो ये सोचते हैं कि हम शायद बंदरों से आए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भैया सेल से पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे थे, यानी कि सेल के नीचे की भी थी कोई, और वहां से फिर देखिए कि इवॉल्व होते 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 थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यही बोलती है ना, तो इंसान बना है, और हम भी जो है हमारे बहुत सारे कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं। और अगर देखा जाए एक वाइडर पर्सपेक्टिव से ज्यादा पीछे जाके, तो सब इंसान भी कीड़े मकोड़ों से ही आ रखे हैं, क्योंकि एंसेस्टर वही बनते हैं अगर बायो के टर्म्स में देखे जाएंगे तो, ठीक है। तो अगर मैं ह्यूमन लाइफ की बात करूं, ये तो मैंने सिर्फ एक लाइफ की बात की, जैसा कि मैंने बोला कि सेल भी आ सकता है, और सेल से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म भी जब धरती पे आए तो उसकी बात हो रही थी, है ना। लेकिन अगर सिर्फ ह्यूमन की बात की जाए, एवोल्यूशन हो के वो सेल जो है इकट्ठे बने, क्यूमुलेटिव बने, और फिर वो ह्यूमन बने, तो ये जो हुआ है कारनामा 42 लाख साल पहले ही हुआ है। समझ आई आपको ये बात? और फादर हिस्ट्री में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है जी। चलिए, अब कभी भी आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है? टाइमलाइन का कंसेप्ट। ये वीडियो जो है ये ऐसा नहीं है कि पुरानी किसी वीडियो से मेल खाती है, बिल्कुल डिफरेंट वीडियो, अलग वीडियो है, और कंटेंट इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, अपडेटेड कंटेंट है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगी ये चीजें। अब आप देखिए कि जब भी टाइमलाइन बनानी है, अगर मैं पूछूं आपसे कि आज 2025-26 है ना, 24-25-26 है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अभी तक केवल 2000 साल हुए हैं। ये आपका भ्रम है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो कि अभी हम इससे पहले जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करके आए, हम लाखों साल की बात करके आए, और फिर हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे 2000 ही साल हुए हैं, तो ये एक नॉनसेंस और फॉल्सिफाई थिंग हो जाएगी। अब इस चीज के लिए कि ये हुआ कैसे, ये चीज आई कहां से, इसके लिए एक हमारे पास कंसेप्ट है जीरो टाइम का। अब ये जीरो टाइम क्या होता है दोस्त? ये जीरो टाइम वो टाइम है एक्चुअली में जो क्रिश्चियन लोग हुआ करते थे। आपको पता है कि आज भी जो है दुनिया में बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ क्रिश्चियंस है ना, कि सबसे ज्यादा लोग यही हैं क्रिश्चियन। और आप देखिए कि इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने साथ में ये पादरियों को ले आते थे, है ना, वो पुजारी तो पीछे पीछे चलता आता है, जैसी कोई मालिक उसका आगे जाता है तो यहाँ पे भी बहुत वाइड स्प्रेड इन्होंने अपना यहाँ धर्मांतरण किया, बहुत चीजें की। तो ये जो चीज है ना, इसका मतलब है कि जो इन्होंने अपना नंबर बढ़ा रखा है ना, बहुत बढ़ाया, और इसीलिए शायद कि वाइडर ऑडियंस जो है ये एक्सेप्ट कर रही थी कि भैया जो जीरो टाइम है हम किसको ले लेते हैं, हम ईसाई धर्म के ही किसी इवेंट को ले लेते हैं, और वो इवेंट क्या था? ईसा मसीह का जन्म, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जन्म। तो उन्होंने इसी को ही जीरो टाइम ले लिया। जैसे ही इसको जीरो टाइम लिया, अब यहाँ पे क्या डिसाइड हो जाएगा कि भैया यीशु का जन्म हुआ जीरो पे, और या तो कोई इवेंट इससे पीछे होगा या कोई इवेंट इससे आगे होगा। सिंपल सी बात है। अब टाइमलाइन पे जब भी आपको कोई लेटेस्ट इवेंट जानना है, आपको ये जानना है कि पहले क्या हुआ, है ना, मतलब कि अभी ताजा ताजा क्या हुआ, अगर आपको ये जानना है तो हमेशा राइट साइड वाली जो चीज होगी वो पहले हुई। जैसे कि मैं बात बताता हूं कि हमारा जो बैच है स्टार्ट कब हुआ, अगर आप पूरी टाइम में देखेंगे तो राइट में जाना पड़ेगा आपको, ये यहां पे हमारा बैच स्टार्ट हुआ, समझ गए। वहीं पे अगर मैं ये पूछूं कि पृथ्वीराज चौहान साहब कब आए, तो अब आपको राइट नहीं जाना, आप यहां पे है ना, अब आपको यहां से लेफ्ट जाना पड़ेगा, यहां पे 1192 एडी में पृथ्वीराज चौहान साहब आए। समझ रहे हो इस चीज को? अब यहां पे जीरो से समझते हैं, जीरो के उस पार क्या है और इस पार क्या है।
आप देखिए कभी भी जीरो के उस तरफ जाएंगे तो आफ्टर डेथ यानी कि एडी आएगा। एडी का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के बाद की पूरी सिचुएशन, और यहाँ पे जो है इसको एनो डोमिनी भी बोल देते हैं ना। और इससे पहले की कंडीशन जो है वो क्या है, बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट से यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की स्थिति ये है। ठीक है दोस्त, इसको BCE भी बोल सकते हैं और इसको CE भी बोल सकते हैं। ये होगा कॉमन एरा और ये होगा बिफोर कॉमन एरा, ऐसा भी बोला जा सकता है। दोनों ही सिचुएशन सही मानी जाएंगी। अब जैसे मान लो कि अशोका के बारे में आपको जानना है, तो आप क्या बोलेंगे, यहां जीरो पे खड़े होकर आप बोलेंगे कि लगभग 250 साल पीछे जाना पड़ेगा। इसका मतलब से समझना, ऐसे ही बोलना आपको कि जीरो से आपको 250 साल पीछे जाना पड़ेगा तो आप अशोका के पास पहुंच जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप 550 साल पीछे चले जाओ तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, महात्मा बुद्ध के जन्म काल में या उनके टेन्योर में पहुंच जाओगे। तो इसलिए मैंने क्या बोला, अब वैसे भी देखिए कि जो लेटेस्ट इवेंट इन दोनों में है कौन सा होगा, अशोका वाला होगा, क्योंकि अशोका के ही जो बच्चे हैं वो जाके श्रीलंका में है ना, महेंद्र और कौन सी संघमित्रा है ना, यही दो है। तो ये दोनों जाके वहां पे श्रीलंका में धर्म प्रचार कर रहे हैं, बुद्ध धर्म का वो पूरा का पूरा। तो इस कहने का मतलब है कि अशोका फिर ऑब्वियस सी बात है कि बुद्धा से बाद में आए, तो लेटेस्ट इवेंट अशोका हुआ, तो अशोका को इधर रखा और बुद्धा को इधर रखा। अब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात करता हूं, अगर उसकी बात करेंगे तो वो लगभग 2500 साल पहले हुई है। तो हम पहले का अगर बोल रहे हैं तो जीरो से हमें 2500 साल पीछे जाना पड़ेगा, 2500 BC इसको बोलेंगे। समझ गए? तो ये होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भगवान श्री कृष्ण के बर्थ की बात करते हैं, लेट्स मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग ताकि आपको मजा आए, है ना। अब मैं बोलता हूं भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है, अगर किसी को पता हो, भाई मेरे जितने भी लोग सुन रहे हैं, गुड इवनिंग एवरीवन, है ना, बहुत सारे लोग यहां पे लाइव आ गए हैं, आप सबको गुड इवनिंग है। अगर कोई बच्चा मेरे को फटाफट से ये बता दे कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है कब हुआ है, कितने BC पे हम बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो मजा आ जाएगा, तो और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ, ठीक है। अब पता ही नहीं होगा, मुझे लग रहा है ये बेचारे सोच रहे होंगे कि कब हुआ कब हुआ। अच्छा, एक मजेदार कहानी बताता हूँ कि एक लड़का था, उसने मेरे को बोला कि सर आपको नहीं पता। मैंने बोला उसे कि लगभग 3200 BC के आसपास की बात है। तो बोलता नहीं नहीं सर आपको नहीं पता, एक्चुअली में क्या है कि ये इस कार्यकाल में हुआ ही नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब सारे के सारा सिस्टम खत्म हो जाता है, 4 युग होते हैं, तो एक युग खत्म होता है तो सारी धरती पानी में डूब जाती है, उसके बाद फिर धरती ऊपर आती है, फिर अगला कंसेप्ट आता है, अगला पूरा का पूरा क्या कहते हैं उसको, युग आता है, फिर वहां पे नए नए लोग आते हैं। तो ऐसा कंसेप्ट है। आप जो बता रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है। मैंने कहा तू देख के आया था, मतलब वहां पे है, जिंदा भी था तू, पता है नहीं, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो रैशनल होकर सोचना, अपने को माइथोलॉजी के हिसाब से नहीं सोचना। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रैशनल तरीके से पढ़नी है, साइंटिफिक वे से। आप देखिए लगभग भगवान श्री कृष्ण का जो बर्थ है 3200 BC का बोलते हैं, 3200 BC का समझना। तो 3200 BC यहाँ पे आएगी कहीं, ठीक है, 3200 BC के आसपास। लेकिन अगर मैं आज की डेट से बोलूं तो आज की डेट के हिसाब से आप बोलेंगे तो लगभग 5000 साल पीछे जो है उनका बर्थ हुआ है। तो 5000 साल पीछे मैं क्यों बोल रहा हूं आप समझो। जीरो से आगे कितने साल है, 2000 साल ये हो गए और लगभग 3000 साल ये हो गए, तो कितने बने, 5000 साल बने। अब अगला कंसेप्ट पूछता हूं कि रामायण तो कहां हुई होगी, यहां पे ये और मजेदार बनाते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट को कि रामायण कहां हुई होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे जनता ने, एक ने 5200 BC दे रखा है। BC में 5200 नहीं बोला जाएगा, BC में बोला जाएगा 3200 BC में। भाई श्री कृष्ण जी का बर्थ जो है 3200 BC बोला जाएगा, 5200 BC नहीं बोला जाएगा। यही गलत कंसेप्ट है, समझो इस चीज को। अगर आज प्रेजेंट डेट के हिसाब से आप देख रहे हो तो आप बोलोगे 5000 साल पहले, ये बोलोगे, लेकिन बिफोर क्राइस्ट नहीं बोलोगे उसको, 5000 साल पहले बोलोगे ठीक है, लेकिन बिफोर क्राइस्ट मत बोलो। बिफोर क्राइस्ट बोलना है तो 3200 BC। यही पेपर में आप गलती करके आते हैं, ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं बार बार, तभी मैं इस कंसेप्ट से आपको वो चीज समझा रहा हूं। अब रामायण की बात करते हैं, तो रामायण कब हुई है, अगर कोई बच्चा बता पाए मेरे को फटाफट से। आधी जनता गूगल कर रही होगी और यार कब हुई है देखना पड़ेगा, टेंशन होगी आधी जनता को। 7000 एक लड़के ने लिखा है, 7000 BC लिखा है। अब कोई 9000 वाला है क्या? अगर किसी ने 9000 लिखा तो मैं जान ले लूंगा तुम लोगों की, है ना। 7000 क्यों है मैं बता देता हूं। देखो भगवान राम का बर्थ जो है वो है 7000 BC का। आप देखिए यहां पे कहीं 7000 होगा, ठीक है, 7000 होगा। अब इसका मतलब क्या है 7000 BC का, कि यहां पे जो क्राइस्ट का जन्म हुआ है इससे 7000 पीछे जाना पड़ेगा आपको। 7000 साल पीछे गए तो यहां भगवान राम का बर्थ हुआ है। लेकिन अगर आप आज की डेट के हिसाब से देखेंगे तो जीरो से आगे 2000 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो तब बोलेंगे कि 9000 साल पहले जो है भगवान राम का बर्थ हुआ है। समझ आया आपको? एक भाई बोल रहा 12000, तुम कहां पहुंच गए भाई, बस करो यार। 12000 साल पीछे चले गए तुम, कुछ भी चल रहा है। 7000 एकदम सही है, 7000 BC, या फिर हम बोले कि 9000 साल पहले, तो एक ही बात है। 9000 BC और 7000 BC दोनों अलग बात है। समझ आ गई आपको बात? यही मैं यहां से आपको समझाना चाह रहा था, एक छोटी सी चीज थी जिससे कि आपको गड़बड़ हो सकती है। और ऐसी जब आप आगे जाएंगे तो जैसे 1192 में क्या है, पृथ्वीराज चौहान साहब हुए, तो जल्दी से बताओ कि पृथ्वीराज चौहान की जो युद्ध है, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध
कैसे हुआ था, जल्दी से मेरे को बताओ। जितने भी लोग हो, कोई भी मोहम्मद गौरी का नाम नहीं लेगा। आधी से ज्यादा जनता मोहम्मद गौरी बोलेगी। मेरे को असली नाम चाहिए इस बंदे का। मोहम्मद गौरी का असली नाम क्या है, वो तो मुझे भी पता है कि मोहम्मद गौरी से हुआ है। तो जितने भी लोग बता सकें, कोई भी बंदा अगर बता पाए कि मोहम्मद गौरी का असली नाम, तो मैं यहां पे लिखूंगा, है ना। और अगर पृथ्वीराज चौहान से आगे बढ़ते हैं 1469 में, तो यहां गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ है। और इनके बारे में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इनका जो बर्थ प्लेस है, जिसको जो आज की डेट में पाकिस्तान में है ना, करतारपुर कॉरिडोर आपको पता होगा, तो वहां कौन जगह है, क्या है, उस जगह का नाम क्या है इनके बर्थ प्लेस का, अगर आप बता दे तो, क्योंकि इन्हीं के नाम पे, नानक के नाम पे ही रखा गया। जल्दी से बताइए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में आ सकते हैं। जल्दी बताओ। और एक और क्वेश्चन मेरा बताओ कि गुरु नानक देव जी जो हैं किस मुगल शासक के कंटेम्परेरी थे, यानी कि किस मुगल शासक के दौरान गुरु नानक देव जी भी हुए हैं। जल्दी से मेरे को बता दो। ये 3 सवाल मैं पूछ रहा हूं, बच्चों से मजा आ जाएगा अगर कोई बता दे। मैं नाम लूंगा। दिनेश ने बोला मोहम्मद बिन सांग, एकदम सही बोला है उत्तर, मोहम्मद बिन सांग आएगा। मोहम्मद सांग, मोहम्मद बिन सांग। मोहम्मद गौरी का असली नाम सांग है, मोहम्मद गौरी नहीं है। वो घोर एक जगह का नाम है जहां से वो बिलोंग करता था, इसलिए ऐसा है, ठीक है। और देखते हैं कि अच्छा, गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस का नाम बताओ जल्दी से। ये अभी लेटेस्ट ही है, पिछले 2-3 साल का ही है। हाँ, एक लड़के ने बोला है ननकाना साहिब, रामदेव ने बोला है ननकाना साहिब, बिल्कुल सही। और तलवंडी भी बोलेंगे तो सही है, लेकिन अभी उसको ननकाना साहिब नाम दे दिया गया है। तलवंडी भी बोलेंगे तो सही है, ठीक है, एकदम करेक्ट। अब एक लड़का बोल रहा है कि किस मुगल शासक के, या अकबर का बोल रहा है। भाई मेरे, अकबर के कार्यकाल में कहां गया, अकबर कब का है। आप सोचो, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दो कि 1500 के आसपास तो कौन आ रहा है यहाँ पे भारत के अंदर। सबसे पहला मुगल कौन आया भाई, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ। कोई बताएगा कि सबसे पहला मुगल कौन आया। ये 1469 की बात हो रही है, तो 1500 के आसपास आप पहुंचिए। 1500 के आसपास ही मुगल आ रहे हैं, तो पहला मुगल कौन आया है। अकबर कहां से आ गया भाई, वो 1600 में लुढ़क रहा है वो। कहां, कैसी बातें कर रहे हो यार, अकबर थोड़ी होगा। जल्दी से बताओ। गलत बता रहे हैं बहुत सारे लोग। अकबर के कंटेम्परेरी नहीं है। जो गुरु नानक देव साहब हैं, ये बाबर के कंटेम्परेरी हैं, और बाबर ने इनको जेल में भी डाला था, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ये चीज। चलिए, हाँ, राय भोई की तलवंडी एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि जब भी आप इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। अब सोर्सेज की जब मैं बात करता हूं तो कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, कैसे हमें पता लग रहा है। क्या किसी राइटर का दिल किया कि वाह आज मैं एक लिखूंगा किताब, है तुम हसीन और ख्वाब लगती हो, ऐसे करके एक किताब छाप दी उसने हिस्ट्री की। थोड़ी होता है यार, इमेजिनेशन इज नॉट अबाउट हिस्ट्री। ये फैक्ट्स और रियल फैक्ट्स की बात करता है। आपके सामने एविडेंस होने चाहिए हिस्ट्री का, वही हिस्ट्री मानी जाएगी हमारी पूरी की पूरी नजर में। तो अब यहां पे देखिए, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो क्या हो सकता है, जल्दी से आप सोच के बताइए कि हिस्ट्री का हमें कहां से पता लग सकता है। या तो ये कि हम खोद के पता लगा लें, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब बनाइए, कोई बच्चा अगर मेरे को बता दे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डेट क्या है, कब एस्टेब्लिश किया गया, तो मजा आ जाएगा, है ना। और पहला डायरेक्टर कौन था ये भी बता दे तो और मजा आ जाएगा। NCERT में दे रखा है ये, है ना, और पेपर में कभी भी आ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और दूसरा एक एविडेंस, दूसरा जो तरीका बनता है हिस्ट्री को जानने का, वो कौन सा हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई बुक्स, या फिर हम कहें कि लिटरेरी वे। लिटरेरी का मतलब है कि उस टाइम पे अलग अलग राइटर्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी किताब लिखी और वहां से हमें पता लगा। तो इसी से मैं एक बात पूछता हूं कि किताब उल हिंद, इस किताब को किस राइटर ने लिखा है, जल्दी से आप बता दीजिए। ये पेपर में 10 बार सवाल आ चुका है, लगभग हर साल ये सवाल रिपीट हो जाता है किसी न किसी शिफ्ट में, और मजा आ जाएगा। 1921 जो बंदा इसका उत्तर बोल रहा है ASI का, 1921 नहीं है। कुछ लोग तो ASI को समझेगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब अलग हाइट्स चल रही है थोड़ी, है ना। 1861 जिसने उत्तर दिया वो सही है, ठीक है। और इसका पहला डायरेक्टर भी बताओ कि कौन था, तो और मजा आएगा। किताब उल हिंद का बता दीजिए, बहुत आसान है। अच्छा, एक लड़के गौरव ने बोला कनिंघम, बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसका पहला डायरेक्टर था, ठीक है। कनिंघम, सिंघम, वहां से रखिएगा, ओके। 1921 वाले गलत हैं। हाँ, अल बरूनी जिसने किताब उल हिंद का अल बरूनी बोला है, एकदम सही, अल बिरूनी, ठीक है। किसके कार्यकाल में था अल बिरूनी, अगर बता दे तो और बात मजा आ जाए, है ना। कौन सा शासक था जिसके कार्यकाल में आया था, किसके साथ आया था अल बिरूनी, किसके कार्यकाल में आया था यहाँ, तो और मजा आ जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1784 वाले गलत है ना, 1861 सही उत्तर है उसका। चलिए ठीक है, मैक्सिमम लोग जो हैं बता दिया उन्होंने। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये लिखित रूप हो गया तो ये एक लिटरेरी माना जाएगा, या फिर जमीन से खोद के, जैसे हमने ये जो है बीएड वाला आदमी निकाला, तो ये क्या है, एक तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्स
जाएगा। ये ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स माना जाएगा। और जितने भी राइटर हुए हैं इन्होंने अपनी किताब में उस टाइम के राजाओं के बारे में लिख रखा है, इसलिए हमें इनसे पता लगता है। 4 किताब रख लो एक टाइम की, आपको पता लग जाएगा। चारों ने एक राजा की बात की होगी अगर वो भारत में आए हैं, जैसे यान सांग आया, फा यान आया, अलग अलग लोग आए भारत के अंदर, तो उन्होंने अगर एक टाइम की बात कर रखी है तो ऑब्वियस ही बात है कि उन सबके रेफरेंसेस कहीं ना कहीं मेल खाते होंगे। वहां से हमें पता लगता है कि भैया कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। ठीक है, हाँ, गजनी जिसने उत्तर दिया है वो सही है। कुछ लोग कुतुबुद्दीन ऐबक बोल रहे हैं, पर ऐबक सही उसका उत्तर नहीं है, इसका गजनी है उत्तर। ठीक है, अल-बिरूनी जो है के साथ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि हिस्ट्री के अंदर पूरे का पूरा एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, ये सोचो। देखो हम सेल वगैरह की बातें नहीं करेंगे, हम कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे बंदर से। आप देखिए, पहले ऐसे झुक के बंदर की तरह इंसान चलता होगा, फिर धीरे धीरे जब उसको समझ में आया कि भैया मेरे को ऐसे चारों पैरों पे जरूरत नहीं है, 2 हाथ 2 पैर पे, मैं थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करता हूं, उसका बैलेंस बना तो वो कुछ ऐसा चलने लग गया। अब ऐसा चलने लग गया तो धीरे धीरे उसको समझ में आया कि मेरे सबसे आसपास क्या चीज है जो जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, तो उसको दिखा कि भैया पत्थर उसके आसपास बहुत है। ये देखिए हाथ में पत्थर पकड़े हुए। अब आप मेरे को बताइए, अगर इसने पत्थर पकड़ लिया हाथ में, तो अगर मैं पूछूं कि ये कौन सी एज चल रही है अभी, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी एज चल रही है। बिल्कुल आप बोलेंगे कि जो सबसे पुरानी ओल्ड स्टोन एज जिसको बोल सकते हैं ना, पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसको बोलेंगे पैलियोलिथिक। ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल बोल देंगे एक तरह से। लेकिन जैसे ही ये इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी समझ में आई, हल्के से कपड़े पहनने शुरू कर दिए। ये नीचे, ऊपर अभी भी नहीं पहन रहा, नीचे पहन रहा है ना। और यहाँ पे हाथ में क्या है, हथौड़ा सा पकड़ लिया। अब इसने कैसे बनाया हथौड़ा, यहाँ पे लकड़ी को ठोक दिया पत्थर के अंदर, तो थोड़ी सी समझ आ गई। जो इसके टूल है ना, थोड़े से अच्छे क्वालिटी के हो गए। मैं टूल्स का बता रहा हूँ क्योंकि टूल से क्वेश्चन आ रखा है इसलिए। ठीक है, मैं यूं नहीं कि कुछ भी कचरा बता के तुम्हें निकल जाऊंगा। तो थोड़ा से बेहतर हो गए टूल, है ना। पहले सिर्फ पत्थर को इधर उधर से कोने बना दिए, दूसरा फिर क्या है, थोड़ा हथौड़ी के रूप में बना ली, तो अच्छा एक टूल हथियार जो है इसका बन गया। लेकिन अब जब यहाँ पे इसको, इस पीरियड को क्या बोलेंगे, ये कौन सा पीरियड है, मीसोलिथिक, यानी कि मिडिल स्टोन एज इसको बोल सकते हैं, मध्य पाषाण काल। फिर उसके बाद कौन सा काल आता है, जब इसको थोड़ी सी और समझ आई तो ये पूरे कपड़े पहनने लग गया। अब बिल्कुल नंगा नहीं घूम रहा है ना, पहले तो सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखा रहा था, उससे पहले तो पूरा ही दिखा रहा था ऊपर नीचे का, है ना। अब इसको समझ आई तो अब पूरा ढक लिया है ना, सूट वूट पहन लिए। और इसके हथियार देखिए जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके चोंच वाले हथियार हो गए एकदम शार्पन और स्मूथ। ये वर्ड जो है पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग पेपरों में कि किस काल में इसके हथियार बहुत शार्पन और स्मूथ हो गए थे, तो आप बोलेंगे ये जो काम हुआ है ये नियोलिथिक में हुआ है। ठीक है, NEOLITHIC, नियोलिथिक में हुआ है, नव पाषाण काल में। समझ गए इस चीज को। फिर उसके बाद देखिए कि अब आज का इंसान है, सूट बूट पहनने लग गया। अब आगे देखिए क्या बन जाएगा इंसान, रोबोट बन जाएगा। रोबोट मतलब कि रोबोट बन जाएगा, है ना। और रोबोट अगर है तो ये कैसे बनेगा, आप देखिए AI आ गया है पूरे का पूरा। अगले 5-6 साल के अंदर मेरे को लगता है पूरी दुनिया अल्ट पल्ट हो जाएगी, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी चीज क्या हो गई है ना। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने सब बदल के रख दिया, ऐसी AI आया है, AI सब बदल के रख देगा। अब आप देखिए इंसान इतना आराम प्रस्त हो जाएगा, इंसान तो पसरा रहेगा बेड पे, वो अपने रोबोट को भेज दिया करेगा जहां भी है। तो यहाँ पे आपको ना थोड़े समय में इंसान तो सब बेड पे बसरे दिखेंगे और रोबोट ही चलते फिरते नजर आ रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके का सिस्टम खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अब आप देखिए कि सपोज कीजिए कि ये जो बंदा है, ये दोनों बंदे जो हैं इनको कपड़े पहनने की अकल नहीं है। ये क्या है, मीसो वाले हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए पैलियो वाला है। सपोज कीजिए अब ये सब पैरेलल चल रही हैं, है ना। तो आप समझो कि एक गांव में तो रहता है पैलियोलिथिक वाला और एक गांव में रहता है मीसोलिथिक वाला। अब देखो, सोचो कि इसको शादी करने जाना है ना, और इसके घर में पहुंच गया, और वहां पे अब वो लड़की तो भैया पूरे कपड़े पहने हुए हैं और ये भाई नंगे धड़े पहुंच गया, तो इसकी चिताई हुई कितनी ज्यादा, है ना। तो अच्छे से इसको धो के फिर भेजा वापस से कि भैया तुम कपड़े पहनने सीखो। तो फिर ये अगली बार थोड़े से कपड़े पहन इनके घर में, तो फिर ये बंदा बोलेगा कि भैया नंगो घूम रहे हो तो तन्नो स्टार मन्नो बनाया है। तो इस तरीके का खेल चलता है यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे पैरेलल कंसेप्ट कैसा है, तो आप देखिए कि पहले लोअर पैलियोलिथिक आई तो उसमें इस तरह का था सारा सिस्टम, फिर मिडल पैलियोलिथिक आई तो इंसान कुछ इस तरह का हुआ एवोल्यूट, फिर अपर पैलियोलिथिक आई तो इस तरीके से इंसान एवोल्यूट हो गया। उसके बाद देखिए कि जो चीज़ें चलेंगी ना, जो नियोलिथिक वाली, मीसोलिथिक वाली, वो सब थोड़ा सा है ना पैरेलल ही चलेंगी। यानी कि अब ये मीसोलिथिक चल रही है तो इसी के पैरेलल में बीच में नियोलिथिक शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मीसोलिथिक हो फिर नियोलिथिक हो, क्योंकि एक आप ऐसे समझिए कि आज की डेट में एक व्यक्ति मुंबई में रह रहा है तो वो कहीं ज्यादा मॉडर्न होगा एज कंपेयर टू एक व्यक्ति गांव में रह रहा है। सपोज कीजिए, मान लो एक व्यक्ति बिहार में रह रहा है तो उससे कहीं ज्यादा मॉडर्न मुंबई वाला होगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि बिहार वालों को मार दें हम कि भैया हम तो यहाँ सिर्फ मॉडर्न लोगों को रखेंगे, भैया सबको अधिकार है रहने का, ऐसा थोड़ी है। तो इस तरीके से आपको समझना कि सब पैरेलल चलता है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ पैरेलल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखिए कि पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो पूरे का पूरा आइस एज है एक तरह से, ठीक है। आइस एज का मतलब है कि शुरुआत जो थी उस टाइम पे, जब पूरा का पूरा रियल में हम बोलेंगे 5 लाख साल पहले की लगभग ये बातें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं था कि जैसे अभी है एकदम आइडियल कंडीशन। उस टाइम पे क्या था, ना इंसान कुछ ग्रोथ के बारे में सोचता था, ना कुछ और बड़े कारनामों के बारे में सोचता था, ना टेक्नोलॉजी के बारे में। उस टाइम पे उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। आप सोचेंगे कि कैसे, क्योंकि टाइम पे इतनी बर्फ पड़ा करती थी, कभी बारिश पड़ रही है, बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर ना फ्लक्चुएशन हुआ करते थे, और ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था उसके लिए सर्वाइवल। दैट्स द गेम ऑफ सर्वाइवल एक्चुअली में, कि उस टाइम पे सिर्फ अपनी बचाव कर ले, अपना जीवन को बचा ले, वही उसके लिए बड़ी बात थी। जितने पशु थे वो अपने जीवन को बचाने में लगे थे। आदि मानव भी कोई मानव नहीं था, वो भी पशु ही था एक तरह से, आप समझिए, है ना। तो वो अपने आप को बचाने में लगा था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा था यहाँ पे, कि जो अपने आप को सर्वाइव कर पाए, है ना, और जो बेटर निखर के आ पाए। तो इस तरीके से जो मानव है उसने अपने आप को सर्वाइव किया। और उस टाइम का जो व्यक्ति है वो होता था नोमैड। नोमैड्स हुआ करते थे। नोमैड्स का मतलब बंजारे हो गया एक तरह से, है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह जो चलते फिरते रहते हैं। जैसे मान लो कि आज वो पहाड़ पे रह रहा है एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, अब मान लो कि पहाड़ पे बर्फें पड़ने लगी, तो क्या पहाड़ पे ही बैठा रहेगा? मर जाएगा, वहीं पे फ्रीज हो जाएगा पूरे का पूरा। तो उसको समझ आ गई कि भैया अब मेरा पहाड़ पे गुजारा नहीं चलेगा। तो जैसी बर्फ आई तो ये अपना पहाड़ के नीचे उतर गया, वैली में आ गया, घाटी में आ गया। तो अब ये यहाँ रह रहा है। तो इसका मतलब है कि अपना जैसे जैसे, इसको ये नहीं था आज अगर आप मैं आपको बोल दूं कि आप अपने घर से 500 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको देश निकाला दे दूं, आप जा ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे भैया मेरी तो जमीन जायदाद यहाँ पे, मैं कैसे चला जाऊं, है ना। तो इसको कोई टेंशन नहीं थी जमीन जायदाद की, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया ही अपनी है भाई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये तो अभी बनी रजिस्ट्री हो रही है भाई। उस टाइम पे बताओ कौन सी रजिस्ट्री होती थी? जहां खड़ा हो गया यही हमारी जगह, हाँ हटा के दिखाओ मन्नो। वही वाली बात है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये नोमैड हुआ करता था। चलिए अब आप देखिए पैलियोलिथिक एज के बारे में हम पढ़ने लगे। सबसे पहला जो प्रश्न कभी भी एग्जाम के अंदर आपके पास आएगा, तो देखो मल्टीपल एग्जाम्स को मैंने पूरा टारगेट करके देखा, और उसके बाद जो एनालिसिस की तो उसमें ये समझ में आता है कि जो इनकी जो टाइम है ना, मैक्सिमम एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। और अभी तक जो है आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पे आपको, आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए, मेरे को कोई करने की जरूरत नहीं है। आप नेट पे करिए सर्च, तो आपको अलग अलग टाइम पीरियड दिखाई देंगे। लेकिन हमें जो है, हमें पीवाईक्यू के हिसाब से चलना है। तो मैंने देख लिया है कि भैया लेटेस्ट जितने भी पीवाईक्यू मैंने देखे हैं उनके अंदर जो रेंज दे रखी है हम वही रेंज को फॉलो करेंगे। 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड। बीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब यहां पे देखिए कि ये जो इंसान हुआ करता था, ये इसके बारे में 3-4 चीजें पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं कि इसके पास टूल्स कैसे होते थे, ठीक है, इसका जो रोजगार है या फिर कारोबार है जो भी है ना, तो रोजगार इसका कैसा होता था, क्या करता था, अपना मारता था किसी को, एग्रीकल्चर था, हंटिंग करता था, फिशिंग करता था, क्या करता था, अपना रोजगार क्या था इसका, समझ गए। और टूल्स के अलावा एक इसका पूछ सकता है लोकेशंस के बारे में, ठीक है, साइट्स, लोकेशन की जगह पे मैं साइट्स लिख देता हूँ, साइट्स के बारे में सवाल पूछ सकता है कि ये साइट कहाँ पे है, वो साइट कहाँ पे है। या फिर ये पूछ सकता है कि इस साइट से मिला क्या, ठीक है, तो फाइंडिंग पूछ सकता है, फाइंडिंग। तो ये 4 मेरे ख्याल से 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो पेपर के अंदर मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। अब सबसे पहले तो टूल्स की बात करते हैं। तो इसके जो टूल्स हैं, ये देखिए चॉपिंग टूल्स हुआ करते थे। आप बिल्कुल भी ऐसे मत समझ लेना कि वो जो रसोई में चॉपर पड़ा होता है, टक 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 है, ऐसे प्याज काट देंगे हम बिना देखे, पता लगे उंगली काट ली अपनी, ऐसा नहीं है भाई मेरे। इसका जो टूल्स है, पत्थर होता था ना, पत्थर, कोई पत्थर यहाँ से तिरछा कोने बना दिया, किसी में यहाँ से कोना बना दिया, किसी ने यहाँ से कोना बना दिया। अब देखो किसी बालक ने यहाँ से कोना बना दिया है, चोर है, किसी को यूं यूं जहां पे दिल करता है उसको जाके चुभो देता है, कभी गर्दन पे, कभी पीछे, ना कहीं भी। तो अपने अपने टूल इस तरीके से बनाता था। तो ये सिर्फ पत्थरों को ही, कहीं से उधर शार्प हो, कोई पत्थर कहीं से उधर शार्प, इसी को ये टूल बोला करता था। यही इसके लिए चॉपिंग टूल होते थे, यही इसी का इस्तेमाल किया करता था। मेटल वगैरह का तो इसको पता ही नहीं था, मेटल तो बहुत बाद में आएगा भाई मेरे, ठीक है जी। अब ये देखिए कि ये फैला कहाँ पे हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ इसके बारे में पूछता कई बार पेपर में, एक ये हार्ड स्टोन का इस्तेमाल जो कर रहा है, वो स्टोन की क्वालिटी को बोलता क्या है? जिस हार्ड स्टोन का ये इस्तेमाल करता था उसको बोलते थे क्वार्ट्जाइट। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्ट्जाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, इसको स्टार मार्क कर लो। ये पेपर में SSC CGL में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन ये किस में पूछा गया था, शायद CTET में, HTET में शायद पूछा गया मेरे को जहाँ तक लग रहा है, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अब इसके ये फैला कहाँ पे हुआ था पूरा एरिया, इन पूरी की पूरी लोकेशंस के बारे में हम अच्छे से अभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि ये कश्मीर वैली में, सोहन वैली में, और अपना राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन एरियाज में ये पूरे का पूरा कल्चर जो है फैला हुआ था, ठीक है भाई। हाँ, हिंदी में भी है, यही तो कोशिश कर रहा हूँ इस बार, मेरी पूरी कोशिश है भाई मेरे कि हिंदी में भी पूरे का पूरा कंटेंट दिया जाए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ
अरे ये बोल रहे हैं कि मैच देखूं कि क्लास देखूं। भाई मैंने जाओ मैच देखो, क्लास थोड़ी जरूरी है। मैच सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। वो चौका मारा छक्का मारा है ना, और जब तुम्हारे चौके छक्के बनेंगे एग्जाम के अंदर है ना, बाउंसर जाएंगी। बिल्कुल सही कहते हैं लोग कि जब वो पेपर में बैठे होगे एक के बाद एक बाउंसर जा रहा होगा तुम्हारे, वही मैच वाला हाल हो जाएगा। जो तुम देख रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा। तो उस हिसाब से देखो। अच्छा, अब इसका प्रोफेशन क्या होता था, ये कैसे अपना खर्चा चलाता था? तो ये क्या करता था उस टाइम पे, हंटिंग करता था। ये आपको ध्यान देना है कि हंटिंग क्या करता था, यानी कि शिकार किया करता था। उस टाइम पे एग्रीकल्चर नहीं था, इसके पास फिशिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, और कोई कारोबार नहीं था, ना कोई कपड़ा बुनता था, कुछ नहीं करता था। ये केवल और केवल हंटिंग किया करता था, समझिए, शिकार किया करता था। और कैसा जीवन जीता था? नोमैडिक लाइफ जीता था। ये जो मेन कीवर्ड है मैंने सारे के सारे हाईलाइट यहाँ पे कर रखे हैं। शिकार करता था और खाना बदोशी का जीवन ये जिया करता था। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, क्या हो गया भाई, कहाँ हट गया, एक सेकंड। ठीक है, अब जितने भी लोग भाई लाइक कर दो एक तो, है ना, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, क्योंकि बाद में हटा लेंगे। अगर आप अच्छा खासा लाइक शेयर कर देंगे तो नहीं हटाएंगे। आप देख लीजिए अब आपको क्या करना है। अच्छा, मेजर साइट्स के बारे में अब बात करते हैं। मैंने क्या बोला, एक एक साइट के बारे में देखना पड़ेगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आप एक बारी जितने भी लोग हो यहाँ पे, फटाफट से अपना फोन उठाइए और गूगल करिए। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप देखिए कि फायर का जो आविष्कार है, बताइए कि फायर जो है कौन सी एज में आई, आग जिसको बोलते हैं। अपना अपना फोन उठाओ और फोन के अंदर एक बार प्लीज चेक करिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बुक कब आएगी? बुक 10-12 दिन लगेंगे भाई, उस पर बुक पे काम चल रहा है। बहुत सारी जनता बुक के इंतजार कर रही है, और जितने भी पेड के स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे। पहले ही आप लोग को बता देंगे कि भैया बुक आ रही है, तो आप पहले अपनी बुकिंग कर लो, क्योंकि बुक तो भैया आते ही बिक जाएगी। उसका वैसे भी कोई वो थोड़ी है, वो 1-1.5 घंटे में ही बिक जाएगी सारी की सारी। और छपवाएंगे भी उसी हिसाब से, है ना, 8-10 हज़ार छपवाएंगे, वो एक बार में निकल जाएंगी सारी की सारी। चलिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फायर का जो आविष्कार है, जल्दी से जितने भी लोग हो एक बार बताओ कि फायर का आविष्कार, सर्च करो गूगल पे, गूगल करो एक बार इस चीज का, है ना। गूगल क्या बता रहा है आपको कि फायर जो है कौन सी एज में थी? अगर कोई बच्चा बता दे तो मेरे को, पर बताना उत्तर गूगल का। आप अगर गूगल करोगे तो आप पाओगे कि गूगल जो बता रहा है वो मीसोलिथिक एज बता रहा है, जो कि सरासर गलत है। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फायर का आविष्कार है वो पैलियोलिथिक में माना जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 पत्थर हुए, पत्थर को यूं रगड़ा तो वहां से चिंगारी निकली, और इसके भी सीने में चिंगारी लगी कि अरे इस चिंगारी से कुछ हो सकता है, आई कैन डू समथिंग। तो इसने फिर उससे या तो अपना खाना पकाना, या वो शायद ना किया हो खाना पकाना, लेकिन आग का आविष्कार जरूर कर दिया था कि ठंड लग रही है तो भैया आग लगा दो। जानवर उसके ऊपर झपट्टा मार रहे हैं, है ना, कि जानवर परेशान कर रहे हैं तो आग लगा के रख दो कि शेर नहीं आएगा, चीता नहीं आएगा, ऐसा करके, है ना। तो कहने का मतलब है कि फायर का जो आविष्कार माना जाएगा वो, और ये हमें पता कैसे लग रहा है, एक्चुअली में क्या है कि कुरनूल केव्स हैं। कुरनूल, ये शब्द आप याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट शब्द है, कुरनूल केव्स। ठीक है, और ये हिंदी में भी है, ऐसा नहीं मैंने कि हिंदी में नहीं रख रखा। ये देखिए, जितने हिंदी के बालक हैं, हिंदी वालों के लिए भी है, इंग्लिश में ही नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो हिंदी वाले परेशान मत होना, अभी दिखा दूंगा आपको। कुरनूल केव्स जो हैं, वहाँ पे हम जब हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले हैं वो गए, तो उन्होंने देखा कि जगह जगह पे वहाँ पे राख के ढेर थे। हो सकता है अपने हाथ सेक रहा हो, जानवरों से बचने के लिए आग लगा के सो जाता हूँ, तो वो राख के ढेर से हमें पता लगता है कि कोई यहाँ राख है, इसका मतलब आग जलाई गई थी। और वो जो केव्स हैं, कुरनूल की केव्स हैं, वो किस टाइम की है? वो पैलियोलिथिक पीरियड की ही केव्स हैं, ओल्ड स्टोन एज की ही केव्स हैं। और ये कुरनूल केव्स है कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है दोस्त, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुरनूल केव सिस्टम। और जो बेलम केव्स हैं, कई बार आपसे बेलम केव्स का भी पूछ लेते हैं, तो बेलम केव्स जो हैं ये लार्जेस्ट केव सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे जो है कुरनूल के अंदर ही, अगर एग्जैक्ट आपको केव का नाम याद रखना तो बेलम केव्स। ठीक है, इसको लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट केव सिस्टम भी आदि मानव काल का बोला जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा हम अलग अलग वैलीज की अभी बात करेंगे, और ये तो मैंने बता ही दिया ट्रेसिस के बारे में। एक और मजेदार चीज है जो शायद आप लोग को ना पता हो, अगर मैं ऑस्ट्रिच की बात करता हूँ, है ना, शुतुरमुर्ग की बात करता हूँ, ऑस्ट्रिच के अंडे की बात करता हूं, तो ऑस्ट्रिच किस एज में हुए ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर पता ही नहीं है तो कैसे अंदाजा लगाओगे? तो आपको ये ध्यान रखना है भाई मेरे कि पैलियोलिथिक एज के अंदर ही ऑस्ट्रिच आए। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि ऑस्ट्रिच के जो अंडे हैं ना, उनके शेल मिले। जैसे आज हम अंडे को तोड़ दीजिए और बाकी बना के खा लिया, वो अंडा जो बचा हुआ है उसका शेल, तो वो क्या है? वो शेल मान लो कई सालों तक पड़ा हुआ है, बाद में कोई आके देखता है उसको, अच्छा यहाँ पे ये लोग अंडे खाया करते थे, है ना, वैसा वाला। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडे का शेल है वो कहाँ मिला है? वो मिला है पटने में। ये पटना नहीं है भाई, ये पटने है। और पटने कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। और ये पैलियोलिथिक पीरियड में मिला है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा कहाँ पे मिला है? हमें पैलियोलिथिक पीरियड में मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, इसकी मैं हिंदी में भी इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है आपको पूरा पाषाण स्थल में मिला है, और दूसरा कुरनूल की गुफाओं के बारे में मैंने पूरी बात आपको बताई है। और आग की जो पूरी की पूरी खोज या आग के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें कुरनूल गुफाओं में मिलते हैं, जो कि पूरा पाषाण काल की ही है। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे
अगर मैं कुछ कुछ साइट्स की बात करता हूँ तो जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, सोन वैली होगी। सोन वैली है तो ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे जब मैप के इस तरफ है, इसका मतलब कि ये कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। और आपको पता होना चाहिए कि पहले तो कुछ नहीं होता था कि ये भारत है ये पाकिस्तान है। अगर आप इंडस वैली भी आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर आगे मेसोपोटामिया, ये सब की हमें पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें, है ना, सब इंटरलिंक्ड सी हैं। तो वो हम इंडस में देखेंगे, अभी तो फिलहाल यहाँ पे फोकस कीजिए आप लोग। तो ये जो है सोन वैली, ये आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में बोलेंगे। फिर इसके बाद जो बेन वैली है ये उत्तर प्रदेश में बोला जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, कुरनूल के बाद अगर जो दूसरी आपकी गुफाएं हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भीमबेटका है। भीमबेटका है, भीमबेटका दो आप देखिए कि ये तीनों काल में जो है आदि मानव को इंप्रेस करे हुए थे। आप देखो टियर 1 में भी, टियर 2 में भी, टियर 3 में भी, यानी कहने का मतलब है कि ओल्ड स्टोन एज में भी, मिडिल स्टोन एज में भी और न्यू स्टोन एज में भी, ठीक है। बट इनका जो मेन रेलिवेंस आदि मानव ने जो इनको मेन रिहाइश के तौर पे यूज़ किया वो मीसोलिथिक में किया, यानी मिडिल स्टोन एज में किया, इसमें नहीं किया। दो इसमें कुछ ना कुछ के जरूर मिलते हैं, लेकिन जो मेजर इसका यूज है वो मिडिल स्टोन एज में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो है बिडवाना, बिडवाना कहाँ पे, राजस्थान में। बोरी है महाराष्ट्र में। और ये हुनासागी पेपर में आ रखा था, एसएससी के पेपर में आ रखा था। हुनासागी केव्स कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरफ दिख रहा है, ये जो है कर्नाटका का, यहाँ पे हुनासागी केव्स है। फिर जो है लूनी वैली, ये है राजस्थान में। ऐसी पुरुलिया जो है ये वेस्ट बंगाल में। और अगर मैं नेवासा की बात करूं तो ये आपको जो दिख रहा है ये है नेवासा, ठीक है भाई, ये है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये कुल मिला के जो है इसकी मेजर साइट्स हैं। यहाँ पे क्या क्या मिला है इसके बारे में कोई ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने हिंदी में सेम ही चीज़ें लिखी हैं और ये याद करनी है आपको। ऐसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन मैंने जो 8-10 जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ लिखी है, ताकि मैंने देखा एग्जाम्स में जो आ रखी है वही मैंने यहाँ पे लिख दी, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। और अभी मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, ये देखिए आ ही गए हैं, दिखाने गए हैं क्वेश्चन। आप देखिए पहला, जितने भी लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं, फटाफट से बताइए। ये क्या बोल रहा है, 3 महीने पहले भी बिगिनर के लिए। अरे भाई बस कर यार, है ना, जी के लोग 3 महीना पहले ही पढ़ते हैं। मैं मैथ का थोड़ी बता रहा हूँ तुम्हें भाई, जीके की बता रहा हूँ। जीके का तुम क्या 6 महीने और जीके 3 महीने में पूरी जीके हो जाती है। बालकों वाली बात कर रहे हैं, ये अलग ही लेवल चल रहा है। आप मेरे को जल्दी से जितने भी लोगों लाइव फटाफट से बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अगर कोई बच्चा बता पाए तो जल्दी से, मैंने अभी आपको पूरा पढ़ाया है मोटे मोटे तौर पे, तो अगर आप अंदाज़ा लगा पाएँ। वैसे कुछ साइट्स का मैंने नहीं बताया, मैंने पर कुछ इन्फॉर्मेशन से मैंने पूरी बताई है। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि जो भीमबेटका है वो मीसोलिथिक में जो है भीमबेटका का मेन रेलिवेंस है। तो आप देखिए कि मीसोलिथिक है और ये भीमबेटका है, तो इनको तो मिला दो सबसे पहले आपस में। पैलियोलिथिक की इसमें से कौन सा हो सकता है, तो सोन वैली का पैलियोलिथिक है, तो इसको आपस में मिला दो, ये लो। बस यहीं से आपका ये जो क्वेश्चन है सोल्व भी हो जाता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे तो इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, नियोलिथिक साइट जो है ये हम नियोलिथिक में पढ़ेंगे, तो वो है बुरजोहम में। ये कहाँ पे है, ये कश्मीर के पास है, ठीक है, कश्मीर के पास है, ठीक है। और कश्मीर में ही एक और नियोलिथिक साइट है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है गुफकराल, ठीक है, गुफकराल। ये सब नियोलिथिक में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चालकोलिथिक की अगर साइट की मैं बात करता हूँ तो वो है बनस वैली। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरा का पूरा मैच कर लेंगे तो इजीली हो गया, पूरा का पूरा सोल्व हो गया, ठीक है भाई। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी की सारी जो है किताब के अंदर सब कुछ अवेलेबल रहेगा। बुक जो हमारी आ रही है उसका इंतजार कर लीजिए। मैंने बहुत ईजी कर दिया चीज़ों को ताकि आपको कुछ लिखना ना पड़े। सिंपल सी बात है, सिंपल कहानी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से जो भी लोग इसका उत्तर दे पाए तो और मजा आ जाएगा, है ना। अब बाद में बात करते हैं ना, जो भी अपडेशन वगैरह का बाद में बात करेंगे। ग्रेट इन्वेंशन ऑफ पैलियोलिथिक पीपल कौन सी है, बताओ जल्दी से मेरे को बताओ। ये 4 चीजें आपके सामने, इनमें से कौन सी चीज है पैलियोलिथिक एज में जो लोगों ने ढूंढ ली, अगर कोई बता पाए। बहुत आसान है भाई मेरे, कितना मुश्किल है ये, इतना मुश्किल थोड़ी है। तो चलिए देखते हैं। मुश्किल है, बच्चों को काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कुरनूल की गुफाएं थी, जो कुरनूल की गुफाओं में बेलम केव्स के अंदर, वहाँ पे हमें राख के निशान मिले। तो राख के निशान मिले तो वो क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे फायर थी। तो फायर जो है इनका मेन आविष्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पेपर में ऑलरेडी एचटेट के पेपर में आया था, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसएससी में भी कभी भी रिपीट हो सकता है। फिर उसके बाद है कि पैलियोलिथिक एज के अंदर मैन यूज्ड ए हार्ड स्टोन, इट इज कॉल्ड। अब क्या मैंने अभी आपको बताया, अभी हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग हैं, मेघा ने फायर बताया, रेडन ने बिल्कुल सही बताया फायर है, भास्कर ने भी सही बताया है, ठीक है, रवि ने भी सही बताया, सुमित ने भी सही बताया। अब जल्दी से अगला बताइए, तुषार अगला बताओ, हो गया ये अगला बताओ, जितने भी लोग देख रहे हो इसका उत्तर बताओ जल्दी से, कि जो हार्ड स्टोन आदि मानव पैलियोलिथिक के अंदर यूज किया करता था उसका नाम क्या है। जल्दी से बता दो तो मजा आ जाएगा। डी कौन बोल रहा है बदतमीज, ये ड्रेस्ड स्टोन क्या होता है, ये इसका उत्तर होगा।
मतलब सीरियसली, इसका उत्तर बताओ जल्दी से मुझे, अगर बता पाओ तो ठीक है। अभी हाँ, भास्कर ने एकदम सही बताया है, प्रियंका ने बताया है, भाई बिल्कुल सही बताया है ना, निधि ने भी सही बताया। चलिए, तो इसका क्वार्टजाइट उत्तर है। अभी मैंने आपको समझाया कि हार्ड स्टोन जो इस्तेमाल किया करता था उसको क्वार्टजाइट बोलते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि टाइम पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक एज क्या है। ये पेपर के अंदर डायरेक्ट सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में आया है। एसएससी सीजीएल 2022 का आई थिंक ये सवाल है, जहां तक मेरे को याद है, एक बार चेक कर लीजिएगा। एसएससी सीजीएल 2022 का ही है। तो आप जल्दी से, जितने भी लोग हैं, इसका उत्तर बताइए कि क्या होगा। 1 2 3 4 में से जल्दी से बता दो, मजा आ जाए। ताकि हाँ, बहुत सारे लोगों ने उत्तर पिछले का सही बता दिया, अगले का बताओ आप लोग, है ना, अगले का बताओ। सौरभ ने एकदम सही बताया है, एकदम सौरभ सिंह ने एकदम सही बताया, ठीक है भाई। बाकी लोग नहीं बता रहे अभी, इसका बताओ ना, तब मजा आएगा। चलो, साहू ने एकदम सही बताया है, ठीक है। V2 ब्रोज ने भी सही बताया। 5 लाख से 10,000 BC इसका उत्तर होगा। अभी आपको मैं पढ़ा के आ रहा हूं, तो बस यही उसका उत्तर है। मजेदार, एकदम बढ़िया, सीख गए हो तुम लोग। एज आप पढ़ते हैं, अगली है मीसोलिथिक, ठीक है। मीसोलिथिक और पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर हम वाइंड अप कर देंगे आज के अपने सेशन को। मुझे लगता है लोग खाना खाने भाग गए थे क्या बीच में अब फिर से बैक टू बेसिक्स, है ना। तो इधर भाई बहुत कुछ निकल जाएगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ। एक एक मिनट जो है ये वैल्यूएबल सेशन है, ऐसा मत समझो कि ये यूं ही है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला तुम्हें। मजे कर लो जल्दी से, जितने भी करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रहा है, पे करके देखोगे। चलो, मीसोलिथिक के अंदर देखिए कि जो पूरा का पूरा टेन्योर है इसका, वो 12,000 BC से 10,000 BC तक का है। तो अब हम देखते हैं कि जो रामायण हुई होगी, रामायण ज़्यादा पुरानी है ना, तो जो भगवान राम का टेन्योर है वो किस काल में पड़ता होगा आपके हिसाब से। पैलियोलिथिक में पड़ेगा, मीसो में पड़ेगा, नियो में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा वो हम देखते हैं, है ना। तो इसको देखने के लिए थोड़ा टाइमलाइन को समझना पड़ेगा अपने को, है ना, टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। एक जगह 0 बना लेते हैं पहले, 0 से फिर पीछे पीछे जाते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 12, ठीक है। अब आप देखिए कि इतना मैंने पूरा ये जो है 1000 के हिसाब से बना लिया यहाँ पे। अब अगर जो 12,000 से 10,000 मेरे को देखना है, तो 12,000 से 10,000 ये बनता है, और इसके पीछे जो है वो तो 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख है, वो है आदि मानव का काल। तो वो जो है यहाँ से लेके 10 तक बनता है, ठीक है भाई मेरे। 5 लाख से 10 तक कौन सा बनता है, पैलियोलिथिक। और 12 से जो 10 तक आपका बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है भाई मेरे, 12 से 10 तक कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है आपका मीसोलिथिक, ठीक है भाई। अब इसका मतलब है कि ना तो भगवान राम इधर आए होंगे, ना ही इस पीरियड में आए होंगे, इसके बाद ही आए होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे लिए जो सर्टेन आंसर होगा वो बनेगा नियोलिथिक का, ठीक है भाई। दोनों ही कार्यकाल में ये नहीं आ सकते हैं भगवान यहाँ पे। मतलब भगवान राम का जो है वो 9,000 BC, 9,000 कह रहा हूँ मोटे मोटे तौर पर 7,000 BC क्या, ठीक है। और जो हम नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं ना, वो लगभग यही बोलते हैं कि 7,000 से 1,000 BC का नियो बोलते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से यही बोलते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे लॉर्ड राम जो हैं आए होंगे। और वैसे भी आप देखिए कि हमने देखा कि भगवान राम के टाइम में ही हनुमान जी हुए, जो कि एक वानर हैं, और उन्होंने सुग्रीव हुए, बाली हुआ। तो ये सब क्या है, वानरों की सेना को एक साथ लेके वो युद्ध लड़ रहे हैं, किसके साथ, वो रावण के साथ, जो क्या चलाता है, उड़न खटोले चलाता है ना, उस रावण के साथ लड़ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि भगवान राम के अयोध्या में हो सकता है नियोलिथिक पीरियड एकदम चरम सीमा पे हो, वहां पे लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर गए हों। और जब भगवान जो है पूरे के पूरे अक्रॉस द कंट्री जा रहे हैं, लॉर्ड राम जब जा रहे हैं, तो रास्ते में देखिए कि उनको अलग अलग लोगों से मुलाकात हो रही है। तो वहां पे हो सकता है कि कोई जगह ऐसी हो जो अभी भी पौराणिक कार्यकाल में बैठी है, जो अभी भी मीसोलिथिक पीरियड जी रही है, समझ रहे हो। तो हो सकता है वो जो एज है, वो वानरों की जो एज है, वो अभी मीसोलिथिक में है। तो इससे वो चीज जस्टिफाई हो जाएगी कि लॉर्ड राम जो है नियोलिथिक पीरियड के आसपास ही आए हैं, ठीक है भाई। तो भगवान श्री कृष्ण कब आए वो देखेंगे आगे, जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया इसका। ये देखिए, मिडल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल जो है 12,000 BC से 10,000 BC के बीच की बात है, समझ गए, हाँ जी। अब आप देखिए कि इसमें एक सवाल पूछता है बार बार पेपर के अंदर मीसोलिथिक के बारे में, कि जो यहाँ के टूल्स हैं उनको क्या बोला जाता था। उनको बोला जाता था माइक्रोलिथ्स। ये आपको ध्यान देना है, माइक्रोलिथ होता है बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल करना, ठीक है भाई। तो छोटे छोटे पत्थर के इस्तेमाल करते थे, और ये जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स के बने होते थे, जैसे कि ट्रायंगल के, लूनेट्स के, ट्रेपीज के, इस तरीके की ज्योमेट्रिकल फिगर्स
बनाते थे, ठीक है। और उन्हीं पत्थरों को ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता था, किसी को किसी चीज़ के लिए, किसी को खुजली के लिए कर लिया, किसी को कुछ काटने के लिए कर लिया, किसी को जानवर को मारने के लिए कर लिया, अलग अलग तरीके से ये किया करता। तो ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एंड दैट इज माइक्रोलिथ, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि ये जो है पूरे का पूरा कल्चर फैला कहाँ हुआ था। जो मिडल स्टोन एज है, यानी जिसको मध्य पाषाण काल हम बोल रहे हैं, ये जो फैला हुआ था ये लंगनाज डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर जो की है, भीमबेटका में, मोस्ट इंपॉर्टेंट भीमबेटका इसी टाइम का है, मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि चौपानी मांडू जो कि इलाहाबाद में, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर, इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, तो वहीं चौपानी मांडू हो गया। फिर इसके बाद संगनाकल्लू और ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में। तो ये इस तरीके से, इनके बारे में अभी डिटेल में पढ़ूंगा, ये तो सिर्फ एक ब्रीफ आउट दिया कि यहाँ पे ये फैला हुआ था। बहुत अच्छे से मैं पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा, ये प्रोफेशन क्या किया करता था उस टाइम पे, ये काम क्या किया करता था? तो इसका काम जो मेन हुआ करता था ना, हंटिंग तो अभी भी था, हंटिंग के साथ क्या करता था, फिशिंग एंड फाउलिंग भी किया करता था, यानी कि अब ये मछलियों को भी पकड़ने लग गया था और पक्षियों का शिकार भी करने लग गया था दोस्त। लेकिन एक चीज का बदलाव यहाँ पे आया था पैटर्न में। वो पैटर्न का बदलाव ये था कि इससे पहले जो था ना आदि मानव, वो बड़े बड़े एनिमल्स को, है ना, जो मैमथ होते हैं, पता लगे कि 20-25 आदि मानव मिलकर उस मैमथ को मार रहे हैं, फिर उसको खा रहे हैं। लेकिन उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि भैया इतने बड़े मैमथ को हम मार रहे हैं, इतनी जान लगा के, है ना, अपनी जीवन को रिस्क में डाल के, और फिर इसको कई दिन तक खा रहे हैं। बासा मांस खाने से अच्छा है कि हम डेली के डेली शिकार कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, उसने छोटे जानवरों को मारना यहाँ पे शुरू कर दिया एज कम्पेयर टू बड़े। कंफर्ट जोन में आ गया, है ना। तो धीरे धीरे देखिए हम भी तो यही कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कितने कंफर्ट जोन में आते जा रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो इसका जो कल्चर है शिफ्ट हो गया था हंटिंग का, बड़े एनिमल से छोटे एनिमल की तरफ। ये आपको इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स वो हम करते हैं कि ये साइट्स जितनी भी आप देख रहे हैं ये मेन साइट्स हैं और इनसे डायरेक्ट सवाल एग्जाम के अंदर फंसते हैं। आप देखिए कि एक मैं चीज़ आपसे पूछता हूँ कि इंसान का सबसे पहला पालतू कौन था? अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या कोई बता पाएगा कि पहला पेट जो है इंसान का वो कौन सा था? अच्छा, ये बच्चे पूछ रहे हैं एमटीएस का फॉर्म, पता नहीं भाई, अभी मैं भी इंतजार ही कर रहा था उसका, है ना। तो इंसान का जो पहला पेट है वो कौन था? तो आप बोलेंगे वो था डॉग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है मिसोलिथिक से संबंधित है। यहीं पे हमें पता लग जाता है कि जो इंसान है उसने डॉग को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। पहला दोस्त और पहला पेट जो है इंसान का डॉग है। हालांकि जो वेदास हैं उसके अंदर बताया जाता है कि जो दूसरा मित्र इंसान का बना था, यानी दूसरा दोस्त जो बनता है वो घोड़ा बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का। अब जो मेन साइट एक आती है आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ साइट ये दिख रही है आपको, ठीक है। ये है आदमगढ़। आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे क्या मिला है? अर्लीस्ट साइन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला है। ये एक पेपर के अंदर पूछा भी गया है सवाल, यानी कि सबसे पहले जानवर को पालतू बनाने का जो निशान हमें मिलते हैं वो यहीं पे मिलते हैं आदमगढ़ के अंदर, जो कि है एमपी के अंदर। दूसरा है तिलवाड़ा और बागोर। अच्छा, ये जो डोमेस्टिकेशन का निशान है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं मिलता आदमगढ़ में, बागोर में भी मिलते हैं, ठीक है। तो बागोर में अगर कोई पूछ ले तो यहाँ भी डोमेस्टिकेशन के आपको निशान जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ भी डोमेस्टिकेशन के मिलेंगे। अब तिलवाड़ा और बागोर कहाँ पे हैं ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये रहा तिलवाड़ा, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, और ये कौन सा एरिया है? ये राजस्थान का एरिया है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों जगहें राजस्थान के अंदर है, ठीक है भाई। और यहाँ पे ही हमें माइक्रोलिथ की इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है। छोटे छोटे पत्थरों से वो अलग अलग टूल्स बनाते थे। इंडस्ट्री कोई ऐसे बड़ी नहीं, छोटी सी एक कारखाना टाइप, है ना। और फिर पोट्री का जो है एक साइन यहाँ पे मिलता जरूर है, लेकिन कभी भी आपसे पोट्री में अगर पेपर में पूछ ले कि पोट्री जो है कब पिक्चर में आती है, तो आप बिल्कुल भी मिसोलिथिक का नाम मत लेना। आप पोट्री के केस में किसको नाम लेंगे? नियोलिथिक का लेंगे। ये ध्यान रखिएगा पेपर में, क्योंकि पोट्री जो है वो मोस्ट फेमस और रिनाउंड कब हुई है, बिल्कुल कॉमन में कब आई है? वो नियोलिथिक पीरियड में आई है, नवपाषाण काल में आई है, ना कि वो मिसोलिथिक में। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का आप, ठीक है। इसके अलावा लंगनाज जो है ये गुजरात के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है पहले एविडेंस है ह्यूमन के बरियल का, यानी कि इंसान को दफनाने का पहला एविडेंस कहां मिल रहा है? लंगनाज डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है, जो कि है गुजरात में। लेकिन वहीं पे ये तो देखिए इंसान को दफनाने की बात होगी, अगर आप किसी जानवर को भी दफना रहे हैं या किसी को भी दफना रहे हैं, तो फर्स्ट साइन जो है, फर्स्ट एविडेंस सिर्फ बरियल की बात करें तो वो मिलता है मोहराना पहाड़ा में। इसको कहीं भी गलती से भी महाराणा प्रताप मत पढ़ लेना, वो देख के एकदम से ऐसा लगता है। मोहराना पहाड़ा है, ये कहाँ है? यूपी के अंदर है। यहाँ पे अर्ली एविडेंस ऑफ बरियल मिलता है, सिर्फ दफनाने का। हो सकता है वो कोई जानवर हो, लेकिन अगर ह्यूमन को दफनाने का तो वो लंगनाज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है दोस्त। इसके बाद महादाहा, सराय नाहर, ये दोनों जगहें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या मिले हैं? बहुत बड़े बड़े कंकाल मिले हैं, बहुत बड़े बड़े हमें लोगों के स्केल्टन यहाँ पे देखने को मिले हैं। वो लोगों के भी हो सकते हैं, जानवरों के भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो सुंदरगढ़ है और संबलपुर है एंड मयूरभंज एंड
कियोंझर, ये 4 हैं। इसमें सुंदरगढ़ और संबलपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो दोनों में, ये 1-2 एग्जाम में आ चुके हैं और आ तो ये भी सकते हैं, तो फिर मैंने ये चारों ही लिख दिए हैं। ये चारों कहाँ पे, ओडिशा में है, संबलपुर से याद है ना, तो ओडिशा के अंदर ये दोनों के दोनों हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहारनपुर। बिहारनपुर जो है आपका ये वेस्ट बंगाल की तरफ जो है, यहाँ इस सेक्शन में पड़ेगा, तो ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर ऐसे इजुथु गुहा, ये पेपर में आ चुका है, इजुथु और गुहा, ये जो है ये केरला के अंदर पड़ता है, यानी कि नीचे के सेक्शन में पड़ेगा। और ऐसी गौरीगुंडम जो है, ये आपको दिख रहा है, ये रहा गौरीगुंडम। ये गौरीगुंडम कहाँ पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये पूरा का पूरा जो एरिया ये आंध्र प्रदेश वाला है। फिर इसके बाद जो पटने हथखंबे है, यहाँ पे देखिए ये रहा पटने, तो ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र का एरिया है, पटने और हथखंबे। इसके बाद दमदमा, चौपानी और मांडू। ये दमदमा तो एक पेपर में पूछा भी जा चुका है कि दमदमा जो है ये कौन सी एज की साइट है, तो आपको बताना है मीसोलिथिक की है, यानी मध्यपाषाण काल की है। ठीक है दोस्त, और दमदमा के अलावा सीजीएल के अंदर एसएससी के क्वेश्चन में एक चौपानी और मांडो के बारे में भी जहां तक मेरे को याद है पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये जो है तीनों साइट्स इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा जो पंचमढ़ी और भीमबेटका है, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। मध्य प्रदेश कहाँ पे है, प्लेट्यू पे है, एक पठार पे है, और उस पठार पे जो सबसे पॉइंट है यहाँ पे एमपी का, वो है पंचमढ़ी। ठीक है, एक हिल स्टेशन बोला जाता है, हालांकि दो आप इसको कंप्लीट हिल स्टेशन नहीं बोल पाएंगे, यहाँ पे वो गर्मी ही रहती है, बट स्टिल मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसलिए बोल दिया जाता है। इट्स अबाउट ऑल्टीट्यूड, अगर आप समझ पाए तो इस चीज़ को, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा वो सब चीज़ें। तो भीमबेटका जो है वो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है, मीसोलिथिक में ही मेजर देखने को मिलती है, और ये कहाँ पे है, दोनों मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे है भीमबेटका केव्स, और इसके आसपास कुछ झरने नदियाँ भी हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आदि मानव को ये फैसिनेट करती रही, क्योंकि हमेशा इंसान कहाँ पे जाके बसेगा, वो नदी के किनारे जाके बसना मंजूर करेगा, क्योंकि वहाँ पे आसपास में पानी जो है सबकी नीड है। अगर पानी के बिना कोई रह ले तो फिर तो बात ही क्या है। अगर मान लो कि आप दूर दराज कहीं रहने लग गए और आपके वहाँ से नदी 100 दूर है, तो मर जाओगे प्यासे ही, है ना। तो हमेशा जो भी आप देखेंगे कि सेटलमेंट्स होती थी वो हमेशा नदी के किनारे ही मैक्सिमम होती थी। इसके अलावा एक रूपकुंड की जो बात करते हैं, ये कहाँ पे है, ये हिमालयस के अंदर है। और रूपकुंड के बारे में खास बात क्या है कि यहाँ पे जो झील है उसका नाम क्या है, स्केल्टन लेक है, जिसको कंकाल झील भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर के अंदर कभी भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ये मेजर थिंग्स मैंने जो है इसकी बता दी हैं। ठीक है भाई, ये है भीमबेटका केव, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और भीमबेटका केव्स के ऊपर ही यहाँ पे है ना, जो जैसे ये केव है, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग डिजाइन बना रखे हैं उन्होंने। जैसे ये देखिए आप, अलग अलग, कभी गधे पे बिठा दिया, कभी घोड़े पे बिठा दिया, जो उसका दिल किया है ना उस पे उसने बिठा दिया अपने बच्चों को, दोस्तों को। ये कुछ ऐसा ही है कि आप समझिए कि आप नया सोफा लेके आए, आपके घर में एक बच्चा आया है ना, पड़ोसी का बच्चा आ गया, अब पड़ोसी ने आपसे पानी मंगा लिया कि भाई साहब एक गिलास पानी दे दीजिए, इतने में आप पानी लेके आए, उस बच्चे ने अपना स्केच पेन निकाला और सोफे पे पीका 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 पीका, है ना, पिकाचू ऐसे करके लिख दिया 10 जगह पे पीका पीका, है ना। उसके बाद शाही वाला पेन है और यूं यूं कर रहा है वो, और जैसे ही आप पानी का गिलास लेके आओगे, गिलास गया उधर, पानी गया उधर तुम देख रहे हो अरे ये क्या हो गया मेरे सोफे के साथ, क्या हो गया, है ना। और आप समझो कि 1000 साल बाद, सपोज कीजिए कि उस टाइम पे सब दफन हो गया, है ना, कुछ नहीं पता कि कौन जिंदा कौन मर गया, तो वो दफन हो जाता है पूरे का पूरा, है ना। उसके बाद 1000 साल के बाद नए लोग आएंगे, फिर वो नीचे से निकालेंगे, वहां से एक निकलेगा, सोफे के ऊपर लिखा होगा पीका पीका, तो वो लोग समझते होंगे कैसे लल्लू लोग रहते थे पहले, पीका पीका किया करते थे। वो उनको लगेगा कि ये पीका पीका ही बोला करते, शायद इनकी लैंग्वेज ही ये है, उनको क्या पता कि पिकाचू की लैंग्वेज है ये। तो इस तरीके से जो है ये पूरे का पूरा सिस्टम हो सकता है आदि मानव के बच्चों ने ही ये किया हो। अगर किसी के घर में बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चे पेन उठा के दीवार पर लिख देते हैं कुछ भी, ऐसे ही इसके बच्चे कर रहे होंगे आदि मानव के, जो इनका दिल करता था बना देते थे यहाँ पे। और काफी लंबे समय तक भीमबेटका केव्स के अंदर जो है आदि मानव रहा है। चलिए कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपको बताना है कि ड्यूरेशन क्या है मीसोलिथिक पीरियड की। ये भी सीजीएल के अंदर पूछा गया सवाल है, आपको बताइए फटाफट से, जितने भी लोगों अगर बता पाओ, है ना, कि किस साल से किस साल के बीच में जो है मीसोलिथिक की ड्यूरेशन है। जल्दी से जितने भी लोग हैं आप बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स जो है मैं बिल्कुल बाद में लूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, आखिरी के 10 मिनट आप लोग के कमेंट्स लूंगा। अभी जितने भी लोग हो फटाफट से बताओ, मजा आएगा। तो ये जो है मीसोलिथिक पीरियड, अभी मैं आप लोग को बता के आ रहा हूं, पूरी पूरी टाइम पीरियड मैंने बनाया कि 5 लाख से 10,000 के बीच में जो है, एक क्या हो गया 10,000 हो गया, इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। लेकिन वहीं पे जो 12,000 से 10,000 के बीच में ना, तो 12 यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, 12 के, ठीक है। तो इस पीरियड के बीच में जो है वो हो जाएगा मीसो। और मैंने नियो का क्या बताया था आप लोग को, नियो का मैंने बताया था आपको 7 से 1,000 तक, 7K से 1K तक
ये है नियो। आप सोचेंगे इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में क्या है कि ओवरलैपिंग हो रही होगी, है ना, मीसो और नियो के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। बट जो हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलता है वो यही बोलते हैं कि 7K से 1K, तो आप यही याद कर लीजिए, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसका उत्तर दे रहे हैं 4। अगर कोई उत्तर दे रहा तो गलत बता रहे हो भाई मेरे। अभी मैंने आपको समझाया, जो जिन लोगों ने 3 दिया उत्तर, काफ़ी लोगों ने 3 दे दिया, अच्छा काफ़ी, सादिया ने दे दिया, अरशद ने, सुहानी ने, काफ़ी लोगों ने दे दिया, गुरप्रीत ने दे दिया, है ना। तो जिन्होंने भी 3 उत्तर दिया है बिल्कुल करेक्ट बोला है, ठीक है, वो मैंने यहाँ से जस्टिफाई पे आप लोग को कर दिया। अगला सवाल देखते हैं थोड़ा सा, ये मज़ेदार सवाल है, अगर कोई बच्चा इसका उत्तर दे दे तो मज़ा आएगा, है ना। जितना मैंने पढ़ाया तो उससे पता लग जाएगा कि कितना आपको समझ में आई हैं चीज़ें, है ना। फटाफट से बताओ, अभी पेड सेशन ये चल रहा है और डेमो के तौर पे चल रहा है। आई होप सो कि पूरी फुल ऑफ एनर्जी के साथ चल रहा है, मज़ा भी आ रहा होगा आप लोग को। जल्दी से बताओ इसका उत्तर, तो और मजे आएंगे। बोलता है कि मीसोलिथिक पीरियड जो है, मीसोलिथिक एज है, मध्य पाषाण काल है जो, उसके बारे में हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, बताओ कौन सी सही और कौन सी गलत। ये जो सवाल बनता है ये बनता है मेंस लेवल का, ठीक है, ये थोड़ा सा डेप्थ में हो जाता है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, द लाइफ ऑफ द पीपल ऑन द मीसोलिथिक एज वॉज बेस्ड ऑन दी हंटिंग एंड कलेक्टिंग। ये बोल रहा है कि जो मीसोलिथिक के लोग थे वो भी हंटिंग और कलेक्टिंग पे ही ध्यान देते थे, यानी शिकार वगैरह पे ही ध्यान देते थे, शिकार कर लिया या चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, क्या इस बात पे ध्यान दिया करते थे। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वो फिशिंग किया करते थे, वो फाउलिंग किया करते थे, और वो बड़े जानवर की जगह छोटे जानवर की हंटिंग किया करते थे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि यही 3 कारोबार हुआ करते थे आदि मानव के उस टाइम पे। तो ये जो कथन है ये एकदम करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है ये एकदम सही है ना। बहुत सारे लोग इसका उत्तर बी दे रहे हैं, जो लोग बी दे रहे हैं इसका उत्तर बिल्कुल गलत है, जो लोग बी इसका उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है भाई मेरे। 4th सही है, नहीं आप गलत बता रहे हो, जो 4th भी बोल रहा है वो उत्तर गलत बता रहे हैं, ठीक है, नहीं गलत बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग गलत बता रहे हैं। ये मैंने अभी बताया आपको कि आदि मानव इसी चीज़ पे तो डिपेंड कर रहा था। वो पैलियोलिथिक एज जो इनिशियल वाली थी, ओल्ड स्टोन एज, वहां भी उसका हंटिंग, वहां सिर्फ हंटिंग था, लेकिन यहाँ पे हंटिंग, फिशिंग, फाउलिंग ये तीनों थे भाई मेरे। तो ये सही है एकदम। उसके बाद दूसरा क्या है, माइक्रोलिथ वेयर जो है वो यूज करता था। तो मैंने अभी आप लोग को बताया भाई कि माइक्रोलिथ यूज करता था, 10 बार मैंने बता दिया, माइक्रोलिथ की फैक्ट्री तक बता दी, यहाँ पे थी माइक्रोलिथ का कारखाना। तो मतलब है कि ये भी सही है। समझ आ गई आपको भाई मेरे। जो लोग बोल रहे थे सिर्फ 2 है सही, वो भी गलत बोल रहे हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जिसने भी 1 उत्तर दिया, सुहानी ने 1 दिया है, निधि ने 1 दिया है, सुरभि ने 1 दिया है, सूरज ने 1 दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राजू ने भी 1 बताया। तो बहुत सारे लोगों ने सही भी उत्तर इसका दे दिया है दोस्त। चलिए अगला सवाल देखिए, Which among the following sites provides evidence of the domestication of animals in the Mesolithic period? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी साइट ऐसी है जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बताती है मीसोलिथिक पीरियड में। इसका मतलब है कि मीसोलिथिक का जो काल था उसके अंदर जानवरों को पालने के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं। मैंने एक जगह बताई थी, वो जगह थी आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ के बारे में बताया था कि वहाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साक्ष्य सबसे पहले देखने को मिले। और सबसे पहला जो एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया इंसान ने वो कौन सा किया, डॉग किया। मैंने ये भी आपको बताया। लेकिन मैंने जब पढ़ा रहा था तो एक और चीज बताई थी आप लोगों को। मैंने एक जगह और नाम बताया था, मैंने कहा कि वहां भी डोमेस्टिकेशन है। जल्दी से बताओ क्या बताया था, मजा आ जाएगा अगर किसी ने बता दिया तो। ये कौन है बदतमीज जो एक उत्तर दे रहा है, गलत है जो एक उत्तर दे रहा है। एक लड़के ने उत्तर दिया, सादिया ने उत्तर दिया बागोर। ओके ठीक है, एकदम सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर सही है, सादिया का उत्तर सही है। बागोर जो है इसका एकदम करेक्ट उत्तर है। मैंने आप लोग को बताया था कि बागोर कहाँ पे है, ये बागोर कहाँ पड़ता है, मैंने बताया भी था राजस्थान के अंदर पड़ता है। तो बागोर इन राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्त। हाँ अब बहुत सारे लोग दे देंगे। निधि ने भी सही दिया, सुरभि, सूरज, अभिषेक, मिस्ती एकदम सही, साहू ने भी सही दिया, श्री गुप्ता ने भी सही दिया। आप जितने भी लोग हो, जो लोग जिनको PYQ में मजा आता है ना, तो आप क्या करो, 30 तारीख को डेली, हम 30 तारीख से शुरू करेंगे, है ना, शाम को 8:30 बजे किया करेंगे। तो आप लोगों को और मजे आएंगे, तो आप लोगों को वहां पे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो वहां पे आना, ठीक है, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। ये तो क्लास सिर्फ आज ही रहने वाली है, ये तो पेड की क्लासेज हैं, लेकिन जो PYQ सीरीज आएगी उसमें जितने भी लोग एक्टिव रहेंगे ना, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आपका बिल्ड होगा वहाँ पे, और ज़्यादा आपको मजे आएंगे। चलिए इसका उत्तर बताइए जितने भी लोग हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स आर लोकेटेड इन राजस्थान, जल्दी से बताओ दोस्त। और इसका ये जो ऑप्शन है ये भी मेंस लेवल का पेपर बनता है, ठीक है। और कमाल की बात क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है UP PSC का,
2018 में ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि ये यूपीपीएससी का बेशक से क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल में भी पूछा जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और मैंने को लग रहा है कि मैंने करवाया है आपको, है मजा आ जाएगा अगर इसका उत्तर दे दिया किसी ने तो। कौन बोल रहा है इसका उत्तर 3? किसने दिया? संजना ने एकदम सही दिया है, एकदम करेक्ट बोले हो संजना। नयोन ने भी सही दिया है इसका उत्तर, मुस्कान ने भी सही दिया। जिन लोगों ने भी इसका उत्तर 3 बोल रहे हैं वो एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। जो बागौर है, बागौर भी राजस्थान में है और तिलवाड़ा भी राजस्थान में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। तो यानी कि ए और सी जो है इसका उत्तर सही है, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? ए और सी इज द करेक्ट आंसर। सौरभ सही दे रहा है, भास्कर ने दे दिया, सूरज ने दे दिया, हैप्पी ने दे दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के मैंने आज जो आपको अभी ये करवाया है, ये मैंने क्या करवाया है, पैलियोलिथिक करवा दिया और मीसोलिथिक करवा दिया कंप्लीट भाई मेरे, ठीक है। अब जो लोग भी पेड़ में इंटरेस्टेड हैं वो तो हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, पेड़ का सेक्शन वहाँ पे हम कल कवर कर लेंगे। मैं वहाँ पे लाइव तो नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि लाइव में क्या है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमें जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है। तो इस वजह से मैं जो है न्यूली फ्रेशली रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वहाँ पे प्रोवाइड करूंगा आपको पेड़ वाले सेक्शन में, ठीक है। तो वहाँ कल आपको न्यूलिथिक का भी मिल जाएगा। धीरे धीरे करके हम वहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को कवर करते रहेंगे। हर वीक मैं अपडेट करता रहूँगा उसके अंदर, पेड़ कोर्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा रेडी रहना भाई 30 तारीख को, तो वहाँ पे एमसीक्यू सीरीज करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि हम जो पेड कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने देख लिया, आज मैंने एज ए डेमो दिखाया, आपने लेवल भी देख लिया कि किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर भी कोई पढ़ा सकता है, क्योंकि कहानियों के तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट करके एमसीक्यूज के फॉर्म में बहुत अच्छे से मैंने आपको इंटरेक्टिव होकर पढ़ाया, तो मज़ा भी आया होगा आप लोगों को। लास्ट 18 सवाल 25 में से डायरेक्ट हमारे कंटेंट से आए हैं, वो भी मेंस लेवल के बोल रहा हूं मैं, प्री के तो छोड़िए, प्री में तो बहुत है, मेंस के बोल रहा हूं, है ना। तो ये जो है कंटेंट, इसमें मैंने सारा का सारा एनालिसिस कर रखा है, चाहे सीजीएल का हो, एनडीए का हो, एमटीएस का हो, सीडीएस का हो। ये सब जो कंटेंट है ना एकदम अप टू द मार्क है। और ये वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, उसके लिए हमारी बुक जल्दी आ जाएगी, है ना, 10-12 दिन में बुक आ जाएगी, तो आप बुक ले लेना। तो इससे ही आपका सारा काम हो जाएगा। इस बार मिल के फोड़ेंगे सीजीएल, और मैं आपके साथ एंड तक बना रहूंगा। और बहुत जल्दी एक्चुअली में एक मॉक टेस्ट भी मैं कंडक्ट करवाऊंगा, जिसके अंदर मॉक टेस्ट के अंदर जो लोग भी उसको उसमें अच्छा स्कोर करेंगे वो डायरेक्ट मेरे टच में रहेंगे। बहुत मैं उनको कीन रहूंगा कि गाइडेंस देने के लिए, ठीक है भाई। तो वो एक अलग सेक्शन रहेगा, उसके बारे में बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा। और इस बार मैंने पूरा सोच रखा है कि भाई सब मिलके और पूरा ध्यान देंगे हर चीज़ का, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद और किसी किताब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर कोशिश चल रही है कि प्रोवाइड किया जाए। जैसे एमसीक्यूज हो गए, मॉक्स हो गए, ये सब तो हिंदी में भी डाल दिए हमने, और बुक जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आ जाएगी, तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना भी पीवाईक्यूज हैं, एनसीईआरटीज हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैंने पहले ही बता दिया है ना। ये सारी किताब उठा के मैंने शुरू में भी दिखाई थी आप लोगों को कि जब ये सारी किताब मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो अब आपको देखने की इनको ज़रूरत नहीं है, ना आपके पास इतना टाइम है। ये तो इतना मोटा बंडल बन जाएगा, इतना मोटा बंडल कहाँ से देख लोगे भाई मेरे। तो वो सारा क्रक्स मैंने डाल दिया है अपने इस कोर्स के अंदर, और करंट अफेयर को अपडेट करते रहेंगे। इसमें सारा कुछ मिलेगा, स्टैटिक भी मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ है, ठीक है भाई। अगर कोई बच्चा अब इंटरेस्टेड है इस बैच को लेने के लिए, तो ये हमारे बैच की पूरी डिटेल्स है। भगवान राम का नाम लेके फटाफट से इसमें एनरोल कर दीजिए। और इसके अंदर वीडियोस, पीडीएफ्स, मॉक्स, 7000 से ज्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर, सब एग्जाम्स को टारगेट किया जाएगा। एसएससी को, रेलवे को, सीडीएस को, स्टेट को, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं इसके अंदर। मैक्सिमम चीजें यहां पे मैं कवर कर दूंगा। दिस इज जीएस का रामबाण 2.0 बैच, जिसके अंदर सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में और ढंग से कहानियों की फॉर्म में, वेब सीरीज की फॉर्म में कवर किया है। अभी जो इसकी कॉस्ट है वो 1199 है, बट इसको अभी हमने 400 रुपीज़ ऑफ दे रखा है, और ये केवल और केवल 2 दिन तक और वैलिड है। बच्चों ने बोला था कि सर 2 दिन और रुक जाइए, तो केवल 2 दिन के बाद ये जो है ऑफ बंद हो जाएगा, वापस से 1199 पे ही आ जाएगा ये बैच। तो अभी जो है भगवान राम का नाम लेना है आपको, राम कूपन कोड लगाना है, तो ये बैच आपको मिल जाएगा केवल और केवल 400 रुपये ऑफ होंगे इसके अंदर, ठीक है। 400 रुपीज़ ऑफ होंगे, तो ये पड़ जाएगा 799 का ये वाला। और ये वाला जो है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके आप इसमें 18 मंथ की वैलिडिटी ले सकते हैं, तो ये पड़ जाएगा आपको 899 का दोस्त, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी बैच ले सकते हैं। राम कूपन कोड इस्तेमाल करना है। कहाँ जाके करना है? जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ जाकर आप इसको कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं भाई पेड वालों को फ्री बुक दे दो। भाई मेरे बुक में मैं कोई पैसे कमाने के लिए थोड़ी बुक निकाल रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं बुक में पैसे कमाने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं कमाने वाला हूँ भाई। मेरे किताब मैं निकाल रहा हूँ कलरफुल, अच्छे पेज होंगे, अच्छा फॉन्ट होगा, पिक्चर्स के साथ होगी। किताब की बनने की कॉस्ट इतनी आ जाएगी तो मैं कहाँ से दे दूंगा भाई मेरे। मैं तो अपने बर्तन बेच दूँ तब ना दे पाऊँ, कैसे करूँ मैं तो, मेरे से तो सब ले लो फ्री में, पर मैं दे पाऊँ तब ना। मेरे हाथ में नहीं है भाई मेरे। बहुत लोग करोड़पति बन गए हैं ना बेच बेच के। अब यहाँ तो
ये बोल दिया जाए कि मैं करोड़पति बन जाता हूँ, पहले मैं अपना ज़मीर बेच के सब कुछ करके, है ना, पहले जब तक करोड़पति नहीं बनते तब तक किताब नहीं लेके आएंगे, फिर जब करोड़पति बन जाएंगे 100-200 करोड़ कमा लेंगे उसके बाद किताब लेके आएंगे, अब मैं तुम्हें फ्री में देता हूँ, है ना। ऐसे कौन है यार, हमें तुम्हारा सिलेक्शन कराना है, फ्री फ्रू के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं रहेगा उसमें। मैं अब कुछ मार्जिन भी नहीं रखने वाला हूँ, जितने की मेरे को बन के आएगी और डिलीवरी कॉस्ट उसमें ऐड करके आपको बता दूंगा कि भाई इतने की पड़ेगी, बस सिंपल सी बात है। अब मैं फटाफट से आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई दे देता हूँ, बहुत सारी जनता है जो कमेंट्स कर रही है। हाँ, हिमाद्री शेखर बोल रहे हैं जो चीज़ आपकी दिक्कत है, आप वैसे हमने ऑलरेडी 6 मंथ पहले का पूरा कर दिया है, लेकिन ठीक है भाई हिमाद्री, आप क्या करना, अपना नाम लिख देना, हिमाद्री नाम लिख के और व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर 7009754930 पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। और कोई भाई अब मैंने सारा बैकएंड पे सब कर दिया, अननेसेसरी के कोई भी क्वेरीज जहाँ पे मत करना, ना कॉल्स करना ज़्यादा। अरे ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये नहीं है नंबर, 7009754930, केवल हिमाद्री भाई यहाँ पे कर देना, ठीक है। तो मैं देखता हूँ आपका क्या कर सकते हैं इसके अंदर। और बैक एंड पे हमने शिफ्ट कर दिया है, आप जितने भी लोग हैं प्लीज़ एक बारी लॉग आउट कीजिए ऐप को और फिर लॉग इन कीजिए, पर उन्हीं लोगों का किया जिन्होंने 6 महीने पहले तक, यानी कि 1 जनवरी से लेके अब तक जितने भी लोगों ने एनरोल कर रखा है हमने उनको GS 2.0 में ऐड कर दिया है। और GS 2.0 में कोई सारा कंटेंट थोड़ी दिखेगा, जो डेली की डेली नई क्लासेज आएंगी वो दिखेंगी, उसमें GS 1.0 कैसे दिखेगा वो मैं बता चुका हूँ कि VOD 1 वहाँ पे लिखा आएगा, और जो रिकॉर्डेड लिखा आएगा उसके अंदर हम डेली की डेली जो क्लास बना रहे हैं वो वहाँ पे डालेंगे। अगले 3 महीने में हम रेगुलर वहाँ पे डालते रहेंगे, हर हफ्ते वहाँ पे अपडेट होता रहेगा कंटेंट। और 1 जून से तो हम वैसे भी अपने टारगेट सीरीज शुरू करेंगे, तो टारगेट स्टार्ट करेंगे तो और मजा आएगा आपको, ठीक है। और देखें आप लोग के कमेंट्स। प्राइस कितना होगा बुक का, ये अभी प्रिंटिंग हो जाए एक बार, अभी तो करेक्शंस ही चल रही है ना, हर सब्जेक्ट को देखना पड़ रहा है। और बुक भी ऐसा तो है नहीं कि 4 पेज की बुक है, थोड़ी अच्छी वो वॉल्यूम बनेगी बुक की, है ना। बट मेरे को ये है कि एक ही किताब से सारा कंटेंट क्लियर हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। चलिए देखना एक बारी नोटिफिकेशन आ गया क्या। और देखा जाए 2.0 के कोर्स का प्राइस ये रहा भाई, जितने भी लोग प्राइस पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा नोटिफिकेशन भी आ गया, अब मेरे को तुरंत से दूसरा लाइव और लेना पड़ेगा यार, देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है बाबू। चलिए ठीक है भाई, चलो बहुत सारी जनता ने यहाँ पे रिप्लाई दे दिया है। अच्छा नोटिफिकेशन आ गया, अब मेरे को करना पड़ेगा यहाँ से कुछ, जितने भी लोग हो भाई लाइक कर दो वीडियो को तुरंत से और शेयर कर दो। अभी नोटिफिकेशन वाली वीडियो में फिर उसमें बात करते हैं, ठीक है। कोई और क्वेरी होगी तो नोटिफिकेशन वाली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको भी पेड कोर्स लेना है वो ये पेड कोर्स ले सकता है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, वी विल मीट इन 5 to 10 minutes इन द नोटिफिकेशन वीडियो।